बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जी। उम्मीद करते हैं आप सबका दिन जो है बहुत ही अच्छा चढ़ा होगा, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं तो मूड भी बहुत अच्छा हो रहा है। उज़ैर मुझे कहते हैं माहम जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं। उज़ैर मलिक जनाब, सुबह बखैर और जुमातुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बायस बने। और जनाब बिल्कुल ठंडी हवाएं भी चल रही हैं कल रात से। लाहौर की अगर हम बात करें मुख्तलिफ शहरों में भी, और मौसम जो है वो बड़ा बेहतरीन हो चुका है। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जनाब जहाँ तक हम देख रहे हैं तो इस्लामाबाद मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद अब अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला है वो आज स्विट्ज़रलैंड के शहर बर्जनस्टॉक में शुरू होगा। और ये तय हो गया कि जनाब ना तो जेडी वेंस पहुंच रहे हैं, ना तो ईरान की जानिब से कोई बड़े रहनुमा जो है वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक इस मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीका और ईरान के मंदूबीन आज बर्जनस्टॉक में मुलाकात करेंगे। इस अहम बैठक में सालिस का किरदार अदा करने वाले ममालिक, जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है और फिर कतर के नुमाइंदे भी इसमें मौजूद होंगे। ताहम स्विस हुकूमत की बात करें तो उन्होंने मीटिंग से मुतालिक जो है वो मजीद बातें डिस्क्लोज नहीं की हैं और अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका कि इस बातचीत पे फरीकैन की कौन से मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं और ये मुलाकात किस नौयत की होगी। और साथ ही साथ ये बातें भी हम सुन रहे हैं कि जनाब जो इंतजामी और स्ट्रेटेजिक मामलात हैं वो ज़रा पेचीदा होते हैं, उसके लिए मुज़ाकरात के जो राउंड्स हैं वहाँ वो चलते रहें, वो चलते रहते हैं। और यकीनन हम देख भी रहे हैं मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। और अब देखना ये कि हतमी फैसले क्या होते हैं उज़ैर, क्योंकि अभी भी जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो जारी है। ईरान भी कह रहा है कि अगर ये संजीदा नहीं लिया जाएगा, किसी भी तरह की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो हम भी बहुत सारे मुतालबात हैं जो नहीं मानेंगे, गैर ज़रूरी मुतालबात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो आपने हुरमस के हवाले से भी, जहाज़ों के गुजरने के हवाले से भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं और 60 दिन के अंदर जी ये फैसला भी हो जाएगा और फीस भी वसूल नहीं की जाएगी। तो इसके असरात तो हम देख रहे हैं, नजर आएंगे। जो आपने बातें की है ना कि जिस तरह से बयानात जो हैं वो दिए जा रहे हैं, इसमें जेडी वेंस का जो बयान है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। उन्होंने जनाब एक्चुअली टारगेट किया है नेतन्याहू की काबीना को, और उन्होंने उनकी काबीना को मुखातिब करते हुए, उनकी काबीना के कुछ वजीरों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मैं जनाब इस कैबिनेट के अंदर शामिल होता तो मैं अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका जो वाहिद इत्तेहादी है इसराइल का, उन्होंने ये वाजे कर दिया, यानी ये बता भी दिया, हैसियत भी बता दी इसराइल को कि हमारे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो। और वो कहते हैं ना कि तू साढ़े नाल ना तो फिर वेख करना की होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जनाब उन्होंने ये बता भी दिया है कि जनाब अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पर तनकीद ना करता। खैर इसी मामले पर तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान, हमें साबिक सिफारतकार मंसूर अहमद खान साहब ने, साथ ही साथ सीनियर तज्जियाकार प्रोफेसर जफ़र नवाज जसपाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सर अगर हम देखें तो मंसूर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा कि ये जो तमाम तर सूरत हाल है इसमें अब देख रहे हैं कि जनाब जो इंतज़ामी मामलात हैं, जो स्ट्रेटजिक मामलात हैं, जो नकात हैं वो डिस्कस होने हैं और स्टेप बाय स्टेप जो है वो दोनों फरीकैन ने एग्री भी करना है स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में भी। तो क्या आपको अब सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और किस तरह से ये मुआहदा जो है अब आगे बढ़ेगा? जी, आप सबसे पहले तो देखिए इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 28 फरवरी को ये जंग शुरू हुई थी अमेरिका और इजराइल की जानिब से, और अब आज 4 महीने तकरीबन पूरे हो रहे हैं। और एक इस जंग को रुकवाने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक प्रिंसिपल्स पे एग्रीमेंट है, उस पे पहुंचने में भी कितनी मुश्किलात नेगोशिएशंस में हुई हैं, कितनी डिफिकल्टीज हुई हैं, कितने मराइल हुए हैं। और ख़ासतौर पे पाकिस्तान के मैं किरदार की तारीफ करना चाहूँगा, दुनिया कर रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से इन मुश्किल हालात में फैसिलिटेशन और मीडिएशन का रोल प्ले किया है वो काबिल तहसीन है। लेकिन अब ये जो एग्रीमेंट MOU जो साइन हो गया है, इसमें बहुत से नुकात हैं जिसमें नज़र आ रहा है साफ कि ईरान की नुक्ता नज़र को मजबूती मिली है, ईरान के नुक्ता नज़र को बहुत तरह से तस्लीम किया गया है और ईरान तो एक वाज़े एज नज़र आ रहा है इसमें। और उसकी वजह यह है कि US के लिए या ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस स्टेज पर इस जंग को बंद करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था कि वो उनको अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल मामलात यानी मिड टर्म इलेक्शन जो है उसको डील करना है। तो अब जो है इस वक्त जो आपका सवाल है, अगला मरहला जो है वो जो 60 दिन का पीरियड है जिसमें जिनेवा में भी नेगोशिएशंस होंगी, जिसमें वियना में भी नेगोशिएशंस होंगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और स्ट्रेटेजिक मामलात पे भी
जो नुकात हैं इन पे किस तरह इन स्पेसिफिकली हर नुक्ते पे एग्रीमेंट होता है, हुर्मुज का क्या फॉर्मूला निकलता है। हुर्मुज में फ्री शिपिंग शुरू हो जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि उसके बगैर एक इंटरनेशनल इकोनॉमी को काफी झटके लगेंगे। लेकिन साथ ही न्यूक्लियर इश्यूज जो है वो वियना में IAEA के पैराए में बहुत अरसे से डील हो रहे हैं, वो डील होंगे। ईरान की सैंक्शंस का मामला है जो इसमें उठाया गया है, उसमें कहा गया है कि सैंक्शंस उठाने का माहौल पैदा किया जाएगा। सैंक्शंस हटाने का माहौल भी 79 इयर्स हो गए हैं जब से 1979 से, जब से ईरान अंडर सैंक्शंस है, और सैंक्शंस उस पर बतदरीज बढ़ती गई हैं। तो उनको कम किस तरह किया जाएगा? ईरान के गल्फ कंट्रीज के साथ मामलात हैं, उनकी क्या रिलेशनशिप होगी? इस जंग में ईरान ने उनको भी टारगेट किया अपने हक़ दिफा को इस्तेमाल करते हुए। मेरा ख्याल है जो खित्ते की पूरी पॉलिटिक्स, एक पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज हो रहा है। अमेरिकन फोर्सेस कुछ बैक सीट लेंगी, पीछे हटेंगी। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते भी हैं कि अमेरिका इस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से थोड़ा सा पीछे हटे, लेकिन फिर उसमें सऊदी अरब को, दीगर गल्फ ममालिक को किस तरह की प्रोटेक्शन हासिल होगी। पाकिस्तान के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया है, पाकिस्तान अब दूसरे ममालिक, तुर्की है, इजिप्ट है, इनके साथ भी सिफारतकारी में शामिल है। UAE ने एक जरा डिफरेंट किस्म का स्टैंस लिया है, तो UAE के साथ किस तरह से, अब UAE और ईरान की मुफाहमत भी कुछ थोड़ी सी बातचीत उनकी एक दो दफा हुई है। तो ये मामला इंतहाई पेचीदा हैं, बिल्कुल मामला पेचीदा भी है। मंसूर साहब, आपकी जानिब भी दोबारा आएंगे। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि लिबनान पर हमलों के हवाले से जी मना भी किया गया है, और ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर हमले जारी रहते हैं तो ये अमेरिका की तरफ से मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी, और अगर इस तरह का सिलसिला जारी रहा, खिलाफ वर्जी हुई, तो हम भी कोई ना कोई एक्शन लेंगे। और जिस तरह से पहले हमने एक्शन लिए और एक फतह हासिल की, तो अगेन ये सिचुएशन बन सकती है। तो जिस तरह पेचीदगियों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि स्पॉइलर मौजूद ही रहेंगे, इसराइल इस तरह की हरकतें करता रहेगा, बाज नहीं आएगा, और वो इफेक्ट करेगा इस मुआहदे को। ये आपने दुरुस्त कहा कि इसराइल बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये मुआहदा, इसकी जो एक क्रेडिबिलिटी है वो डिसक्रेडिबिलिटी में चेंज हो, और उसके साथ ईरान पे इल्जामात हो। पर वो ये भूल रहा है कि अगर वो इस तरह की हरकतें करेगा तो उसके नेबरहुड में हजबुल्ला भी एक्टिव है, दूसरी तरफ आपको हमास भी नजर आ रही है, तीसरी तरफ हूतीस भी हैं। अगर अमेरिकन इसराइल को नहीं रोकेंगे तो नेचुरली ईरान भी जो है वो भी नहीं रोकेगा, और उसी तरह चलेगा जिस तरह उसकी पहले पॉलिसी रही है, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली या कोवर्टली मटीरियल सपोर्ट इनको प्रोवाइड करता रहे। तो ये एक प्रॉक्सी वॉर चलती रहेगी, जिसमें नुकसान जो है इस वक्त अब इसराइल का होगा। मगर यहाँ पे एक उम्मीद की किरण ये है कि जेडी वांस ने बड़ा कैटेगोरिकली उनको कहा है कि आप अपनी हैसियत को समझें और संभालें, और उसने हिडन वर्ड्स में इशारा दे दिया है कि अगर दोबारा आप इस कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं और अमेरिका अगर न्यूट्रल हो जाता है तो इसराइल के पास डिफेंस नहीं है ईरान के मिसाइल्स के अगेंस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिसको हम कह सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, इस वक्त सीरियसनेस शो कर रही है, और उसकी मजबूरी है सीरियसनेस शो करना, क्योंकि अगर ये जंग कंप्लीटली एंड नहीं होती तो ट्रंप के लिए मिड टर्म इलेक्शन में जाना जो है, अपनी पार्टी के लिए कोई अच्छी मेजॉरिटी लेना या अच्छा वोट लेना, वो बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वहाँ पे ये डिबेट है कि आपने इसराइल के कहने पे जंग शुरू की और वो आपकी बात नहीं मान। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो मेगा वाला ग्रुप है वो काफी इगोइस्टिक भी है, और बिग पावर की लीडरशिप के साथ इस तरह के जो कैट एंड माउस की जो इसराइल ने शुरू किया हुआ है, ये उसके फेवर में नहीं जाएगा। मगर मैं फिर भी यहाँ पे कॉशियसली ये कहूँगा कि ये फिर भी इसराइल इज स्पॉइलर, और वो कोशिश करेगा। और इसी तरह ये जो स्मॉल ग्रुप्स हैं उनकी भी वर्थ इसी में एग्जिस्ट करती है, कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करे, वो भी इसका रिस्पॉन्स करेंगे। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और जिस तरह आपने कहा कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल इस मामले के अंदर संजीदा है, और वो इसराइल को ये तमाम तर सूरत-ए-हाल को ख़राब करने का, अमन मुआहदे को स्पॉइल करने का मौका भी नहीं दे रहा। मंसूर साहब, अगर हम देखें तो जिस तरह से बात हो भी रही है, प्रोफेसर साहब भी कह रहे हैं अमेरिका की सीरियसनेस की बात हो रही है, मतलब इससे ज़्यादा सीरियसनेस क्या हो कि डोनाल्ड ट्रंप के लहजे में हम देख रहे हैं कि इतनी लचक आ चुकी है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब और कतर जो है वो मिसाइल रख सकते हैं
तो फिर ईरान को भी एक मुतनासिब हद तक जो है वो इजाज़त होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल रखने की। यानी ट्रंप के लबो लहजे में हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो है फ्लेक्सिबिलिटी तो आई है ईरान के मामले में। ये देखें, जो अमेरिका में सीरियस एनालिस्ट हैं, अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत से लोग हैं, अमेरिका में फौज के बहुत से लोग हैं, उनकी एस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग हैं और मागा के बहुत से लोग हैं जो समझते हैं कि इस जंग में अमेरिका को नहीं जाना चाहिए था, अमेरिका को इस जंग में घसीट लिया गया है। और जो नेतन्याहू के कहने पे जब 28 फरवरी को जंग शुरू हुई तो अमेरिका ने ईरान से मुतालबात किए कि उनके ईरान के अंदर तब्दीली आए लीडरशिप की। ईरान जो है वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स जो उसका हक़ दिफा है उसको सरेंडर कर दे, ईरान न्यूक्लियर इशू पे जीरो एनरिचमेंट पे अनकंडीशनली एग्री हो जाए। ये इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह होता नहीं। स्टेट्स जो हैं अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। तो अब जब 4 महीने की ये नेगोशिएशन प्रोसेस हुआ है, इसमें इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है कि एक बहुत बड़ी नशिस्त भी हुई जब जेडी वैंस यहाँ आए थे, और इसके अलावा भी पाकिस्तान इसको मुसलसल फैसिलिटेट कराता रहा, दीगर ममालिक कतर वगैरह भी फैसिलिटेट कराते रहे। तो इस सारे प्रोसेस का नतीजा ये हुआ है कि एक रियलिटी चेक, अमेरिका एक सुपर पावर है, यूनाइटेड स्टेट्स अनडाउटेडली एक सुपर पावर है, लेकिन उनको भी एक रियलिटी चेक मिला है कि क्या चीजें पॉसिबल हैं और क्या चीजें पॉसिबल नहीं हैं। और कुछ ईरान के जो राइट्स हैं उनको तो तस्लीम करना एक इंटरनेशनल लॉ के तहत बहुत जरूरी है, जिसमें उनका दिफा का हक है, तो वो मिसाइल्स बना सकते हैं। कल भी उन्होंने कहा है जेडी वैंस ने भी कि ईरान जिस खत्ते के दीगर ममालिक मिसाइल बना सकते हैं, ईरान भी कर सकता है। सिर्फ उनका कंसर्न ये है कि वो तमाम दुनिया को हिट करने की इस्तात ना रखते हों, सलाहियत ना रखते हों। ये अमेरिका का बुनियादी नुक्ता रहा है मिसाइल के मामले में तमाम ममालिक से कि किसी तरह भी अमेरिका हिट होने से बचा रहे। तो अमेरिका जो दूसरे ममालिक के मिसाइल्स हैं उनकी रेंज, यानी मंसूर साहब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि जनाब ईरान जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी को जितनी मर्जी जिद्दत दे दे, लेकिन इतनी भी उसको जिद्दत नहीं देनी कि वो मिसाइल जो अमेरिका पहुंच सके या फिर बड़ी आसानी से इजराइल पहुंच सके। हालांकि इजराइल तो पहुंचे हैं, हमने देखा जिद्दत और रेंज नंबर, जिद्दत नंबर और रेंज। तो जहां तक जितना भी कैप्स वो एक आम इंटरनेशनल रिलेशंस के मैयर्स के जरिए, फॉरेन पॉलिसी मैयर्स के जरिए, इस एग्रीमेंट के जरिए ईरान पे लगा सकेंगे, उसका तरीका ये होगा कि ईरान को इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाए ताकि ईरान जो है वो उस पे से सैंक्शंस हटे, उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स दिए जाएं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं, उनके एसेट्स को रिलीज करने के कुछ सहूलतें निकाली जाए, जिससे ईरान की तवज्जो फिर ज्यादा इन मिसाइल की तरफ रहेगी नहीं, उनकी जरूरत भी शायद ईरान को फिर ना रहे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि सबसे बड़ा स्पॉइलर अभी भी इजराइल और लेबनान का फ्रंट है, उसको वॉच करना पड़ेगा। अगर वहां पे बिल्कुल दुरुस्त फरमाया मंसूर साहब आपने कि इसराइल जो है वो बहुत बड़ा स्पॉइलर है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। प्रोफेसर साहब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी कहा है कि अगर लेबनान पर हमले बंद ना हुए तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल में भी रजीम चेंज करवा सकते हैं, ऐसा मुमकिन हो सकता है? ये दो पार्टीज के आमने सामने आ सकती हैं? देखिए, वो आमने सामने तो नहीं आएंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका में एक इसराइल की बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है जी। मगर मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इसराइल में भी इलेक्शन एक्सपेक्टेड, काफी अरसे से वो डिले हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पे इलेक्शन होने थे, अगर गाजा वॉर शुरू ना होती तो वो हो जाते और नेतन्याहू सीट अपनी लूज कर जाते। नेतन्याहू का फैसला भी अभी तक डिले में है। इसराइल में आज वो डिले है, तो जैसे ही वॉर खत्म होगी इलेक्शन हो जाएगा। तो प्लीज नोट कर ले कि इसराइल में लिक्विड पार्टी, जो इसराइल की जो नेतन्याहू की पार्टी है, उसको मेजॉरिटी नहीं है। इसको जो सपोर्ट है वो वहाँ के इलेक्शन का एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, हमारी तरह मेजोरिटेरियन सिस्टम नहीं है। उसमें हर पार्टी जो है उसके, और खास तौर पर रेडिकल पार्टीज तो इसराइल में उनकी 2-2, 3-3 सीटें, उन सब ने मिलकर ये कोलिजन गवर्नमेंट बनाई हुई है। और इस कोलिजन गवर्नमेंट में बहुत ही रेडिकल आप मिलिटेंट एलिमेंट या माइंडसेट्स देखते हैं। और जैसे ही अब इलेक्शन शुरू होगा तो वहां पे तो नेतन्याहू बुरी तरह मार खाएंगे, जो ट्रेंड नजर आ रहा है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो है इसराइल का, उसने बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट दी हुई है कि जो ये रेडिकल्स और
नेतन्याहू को, जिसको आप कह सकते हैं, जी जी वो परसू कर रहे हैं कि हमने ये लैंड ग्रैबिंग करनी। इस इसराइल के लैंड एक्सपेंशन पॉलिसी पे उनके अपने सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार दिया हुआ, और नेचुरल, और साथ इसके वो चल रहे हैं जिसको आप कहते हैं करप्शन के केसेस। जी तो जैसे ही इलेक्शन की एनवायरनमेंट बनेगी, इसराइल एक दफा अमन आता है रीजन में, तो इलेक्शन होगा। उस इलेक्शन में जो एक आप हाइपोथेटिकली ट्रेंड्स को देखते हो कह जी, जी। सकते हैं, नेतन्याहू साहब पहले तो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, और साथ साथ उनके ऊपर जो वो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है एज ए प्राइम मिनिस्टर, और साथ क्योंकि वो वॉर में है, तो वो जैसी चीजें खत्म होगी तो उसका केस चलेगा। जब सीट भी नहीं होगी, केस भी होगा, फिर जेल होगी। तो लिहाजा नेतन्याहू की सर धड़ की बाजी है, जिस तरह ट्रंप साहब ने भी लगाने की कोशिश की। जफर कि साहब, मैं बिल्कुल कोई आप इस तरह ठीक की कह रहे हैं कि victory जब secure कर लूं। केस होगा नेतन्याहू पर, तो वो फिर फेस भी करना पड़ेगा, और फिर जो प्राइम मिनिस्टरशिप है ये भी नहीं होगी, तो मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। मंसूर साहब, इसी नुक्ते के साथ आपके पास आएंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से अमेरिका को दोबारा जंग के अंदर झोंका जाए, जिस तरह इराक वॉर के अंदर लेके गए थे। नेतन्याहू ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान मुआहदे के बावजूद जो अपनी फौज है वो लबनान से नहीं निकालेगा। ईरान जो है वो रेड लाइन करार दे चुका है और कहा है कि जनाब इस मुआहदे के अंदर लबनान भी शामिल है, वहां से भी आपको अपनी कार्रवाइयां जो है वो रोकनी होगी। तो अब अमेरिका पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आगे बढ़कर इसराइल का हाथ रोके, अपनी कठपुतली का हाथ रोके, ताकि जो अमन मुआहदा है वो परवान चढ़ सके? देखिए, नेतन्याहू अगर आप देखें गुज़िश्ता 3 साल से 2023 में जब ये हमास के साथ इनका अटैक शुरू हुआ था और फिर गाजा के ऊपर बहुत ज्यादा जेनोसाइड की गई इजराइल की तरफ से, तो नेतन्याहू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में मुश्किलात का शिकार थे। उनके ऊपर करप्शन के मुकदमात भी हैं, वो उनका टेन्योर भी एंड की तरफ था और इलेक्शंस ड्यू थे, और उनके मुखालिफ बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे उनके खिलाफ। लेकिन नेतन्याहू ने जंग को यूज किया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, और उनके इर्द गिर्द फिर एक एक्सट्रीमिस्ट जो मिनिस्टर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट तबके हैं इजराइल की पॉलिटिक्स के, वो इकट्ठे हो गए और उनका जो उन्होंने ग्रेटर इजराइल के हदफ को इजराइल में सेल करने की कोशिश की। लेकिन अब जो है, जो अमेरिका, ईरान और अमेरिका मशरिक़ वस्ता में जो डायनामिक्स इमर्ज कर रहे हैं, इसमें इजराइल काफी आइसोलेट ऑलरेडी हो चुका है। और हमने देखा है गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते में भी यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से बहुत सख्त पैगामात इजराइल को दिए गए हैं, बहुत सख्त फोन कॉल्स भी प्रेसिडेंट ट्रंप की इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ हुई हैं। और अब अमेरिका, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, नवंबर के मिड टर्म इलेक्शंस हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है उनके लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन है कि वो वहां पे मेजॉरिटी लूज नहीं करना चाहते हाउसेज में। तो उनके लिए बहुत जरूरी होगा कि इजराइल किसी तरह से भी आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो सके। अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं दुनिया में, उनको ना नुकसान पहुंचा सके। तो वो मेरा ख्याल है कि हर हद तक कोशिश करेंगे। बिल्कुल अमेरिका, अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल हर हद तक कोशिश करेंगे। यहाँ स्पॉइलर की बात हो रही है और आइसोलेशन की बात हो रही है, तो देखें तो दो ममालिक जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो चुके हैं। जितना भी दंदना रहे थे वो आइसोलेट का शिकार ही हुए। चाहे हम मार्का हक में देखें तो इंडिया एक तरफ से आइसोलेट हो चुका है, इस सारी ईरान अमेरिका की जंग में देखें तो इसराइल बहुत ज्यादा आइसोलेट हो चुका है। तो ये जंग के बाद हमने ये सूरत हाल देखी है कि ये समझ आ चुका है कि कौन सा मुल्क कहाँ स्टैंड कर रहा है, कौन कितना ताकतवर है, कौन कितना कमजोर है, और जिसके भी नापाक अज़ाइम हैं वो खाक में मिले। तो आपको लगता है कि ये जो दो अब आइसोलेट ममालिक हैं, ये कोई गठजोड़ बना सकते हैं? जी, आप मेरे से पूछ रही हैं? जी मंसूर साहब, आपसे। जी, वो बिल्कुल। ये देखें, हमने देखा कि 2025 में इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बेबुनियाद किस्म की एक एग्रेशन और जंग स्टार्ट की, और इंडिया को मुंह की खानी पड़ी उसमें। इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पांस पाकिस्तान की तरफ से मिला, ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि उसके बाद डिप्लोमेटिकली भी पाकिस्तान ने उनको ये बावर करा दिया दुनिया को कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, और इंडिया की तरफ से इररिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया गया था। इसी तरह मिडिल ईस्ट में और दुनिया की पॉलिटिक्स में हमने देखा इजराइल काफी ज्यादा आइसोलेट हुआ है। और जहां हम देख रहे हैं कि मशरिक वस्ता में चेंजिंग डायनामिक्स आ रहे हैं, वहीं हम ये देख रहे हैं जो कुव्वतें स्पॉइलर का रोल अदा कर रही हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, बहुत ज्यादा करीब हो चुकी हैं। इनफैक्ट जब इजराइल ने ये अटैक, इजराइल और यूएस की तरफ से अटैक्स हुए थे,
तो मोदी उस वक्त इसराइल का ही दौरा कर रहे थे। तो डायनामिक्स जो ऑप्टिक्स हैं वो बहुत क्लियर हैं। अब मोदी जो है, इंडिया जो है वो इसराइल के साथ और कुछ मशरिक वस्ता के ममालिक के साथ और यूएस के साथ इस किस्म के अलायंस को बनाने की कोशिशों में है और कुछ सालों से वो नजर आ रहा है, जिसे हम U2I2 या I2U2 भी कहते हैं, कि वो जो है जिसमें कि इस जो इमर्जिंग मशरिक वस्ता की डायनामिक्स है उसमें वो एक चैलेंजर का रोल अदा कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो दुनिया की पॉलिटिक्स है वो बहुत चेंज हो रही है और इस वक्त ममालिक जो हैं, ज्यादातर कसीर तादाद में जो ममालिक हैं वो जंग नहीं चाहते, वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की तरफ चाहते हैं। ममालिक चाहते हैं कि बहरी रास्ते खुले रहें, ना पाबंदियां खत्म हो, सैंक्शंस जो हैं वो चैलेंज हो रही हैं जगह जगह। तो वो मेरा ख्याल है कि दुनिया के लोगों का जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उनका जो नुक्ता नजर है उसके खिलाफ जाती हैं। इंडिया को मैं तो ये कहूँगा कि इस रीजन में भी पाकिस्तान के साथ एक डायलॉग पे आना चाहिए और रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे खित्ते में जो इक्तिसादी मुश्किलात हैं वो रीजनल कनेक्टिविटी के जरिए ही हल हो सकती हैं। बिल्कुल मंसूर साहब, आपने हल भी बता दिया, लेकिन इंडिया इस तरफ आना नहीं चाह रहा, बल्कि वो तो इस अमन मुआहदे में जो पाकिस्तान का किरदार है मीडिएटर का, उस पर भी उंगलियां उठाता रहा। जयशंकर ने जिस तरह की जुबान इस्तेमाल की, फिर पूरी दुनिया ने उसको जवाब दिया, वो सबके सामने है। प्रोफेसर साहब, अब अगर हम देखें, इंडिया की बात हम करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन अगर चल निकली है तो इस पर भी थोड़ा आपका तज्जिया ले लेते हैं, आपकी राय जान लेते हैं कि जिस तरह से ट्रंप ने सामने बिठाकर G7 में इंसल्ट की, किलर तक कह दिया, और इंडिया के अंदर जनाब कहा जा रहा है कि ये मोदी की नहीं बल्कि इंडिया की इंसल्ट जो है वो की जा रही है। यानी अब रीजन की पॉलिटिक्स इस हद तक चेंज हो चुकी है कि पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान ने इस अमन मुआहदे में अहम किरदार अदा किया, पता चल चुका है कि जनाब इंडिया किसी खाते में नहीं है। अगर इस खित्ते में कोई पावर है तो वो चाइना और पाकिस्तान है। देखिए, जो इस वक्त ट्रेंड है मल्टीपोलैरिटी का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और हिस्ट्री बताती है कि जब भी मल्टीपोलैरिटी होती है उस वक्त पावर पॉलिटिक्स में मिलिट्री मसल जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमेरिका ने इसको बहुत पहले कंसीव किया और उसके बाद अपनी पॉलिसी बिल्ड की और इंडिया को इस रीजन का बुली बनाने की कोशिश की। अभी भी उसके बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के साथ, मगर जब अमेरिका हक वाला आया, जब इंडिया ने रात को सोए हुए हमारे पे हमला किया और उसके बाद उसकी पिटाई हुई, तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि इंडिया का जो एक मिलिट्री माइट था वो बिल्कुल हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह रेजा रेजा हो गया। और उसके बाद नेचुरली अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचना पड़ा कि हमें अगर रीजनल पॉलिटिक्स में किसी वक्त भी अगर किसी को यूज करना है तो एज ए मिडल पावर अपना सपोर्टर, तो फिर पाकिस्तान के पास उसका मिलिट्री मसल भी है और एक इन्फ्लुएंस भी है और एक प्रेस्टीज भी है। इसलिए उन्होंने बजाय इंडिया के हमारे पे टारगेट किया। अगर आप देखें, इंडिया का तो इसराइल के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ भी रिलेशन है, ईरान के साथ भी रिलेशन है, उसके बावजूद उसको लिफ्ट नहीं कराएगी और पाकिस्तान पे फोकस किया गया। और पाकिस्तान ने इसमें मीडिएशन भी की, अपनी क्रेडिबिलिटी भी मेंटेन की, दोनों ममालिक साथ अच्छे रिलेशंस भी रखे और अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के साथ पूरे अरब कंट्रीज को इस बात पे बावर कराया कि ईरान के साथ के मिसाइल्स जो अमेरिकन बेसिस पे लग रहे थे उनमें उनकी बेस पे रिटेलिएट नहीं करते। साथ चाइना को भी एंगेज किया, रशिया को भी एंगेज किया। तो इस सारी वजह अगर आप सिचुएशन देखें तो इंडिया तो आइसोलेट हो गया। ये बड़ी आयरनी है, बदकिस्मती है इंडिया की कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2014 में आया और इस प्रोसेस को उसने स्टार्ट किया और 2016 से वो ये कह रहा था कि मैं पाकिस्तान को आइसोलेट कर दूंगा। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया और आज हमारी जो इस वक्त लीडरशिप है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कह ले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर की टीम कह ले, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक साल के अंदर अंदर इंडिया को आइसोलेट कम्बल करके रख दिया। और उसका जिक्र अभी आपने अपने सवाल में भी किया कि देखे जी कि वहां पे तो उनको G7 में भी उसको लिफ्ट नहीं मिली और वो कहा किलर। इंडिया कह रहा था बाकी मुल्कों को किलर, मगर स्टैब्लिश हो गया कि कनाडा में उसने किलिंग कराई, अमेरिका में उसने किलिंग कराने की कोशिश की, पाकिस्तान में उसने किलिंग कराई और बाकी ममालिक में कराई, कतर में उसके ऑफिशियल्स उसके लोग पकड़े गए। तो इस वजह से जो इंडिया का जो मोदी की एक मिलिटेंट पॉलिसी थी, हिंदुत्व माइंडसेट था, रेडिकलाइज जो एक उसकी सोच थी और उसके साथियों की, वो पाकिस्तान ने बड़ी सिस्टमैटिकली इंटेलिजेंटली एक्सपोज की और उसको आज उस नैरेटिव को पूरी दुनिया मान रहा है। तो इस वक्त आज के दिन अगर हम देखते हैं
तो इंडिया आइसोलेटेड है और इंडियन अवाम जो है उसको रियलाइज हो रहा है कि उनका जो लीडर है उसने उनको ना मुल्क का छोड़ा, अपने मुल्क के अंदर भी उसने एक ऐसी डिवीजन डाल दी है कि जिसने इंडिया की एक कोहेजननेस को, मल्टीकल्चर की जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसको जीरो कर दिया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्टर्ब कर दिया, उनके डेमोक्रेटिक स्लोगन को खत्म कर दिया और साथ साथ इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया। बिल्कुल इंटरनेशनली आइसोलेट भी हुए और स्पॉइलर हम देख रहे हैं बहुत बुरी तरह नाकाम भी हुए हैं और दोनों के दोनों आइसोलेट भी हुए हैं। ये जो मिस एडवेंचर ये करना चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, मुमकिन नहीं हो पाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों के वक्त का। और वाकई जी इस वक्त कामयाबी के झंडे जो हैं वो पाकिस्तान ने गाड़ लिए हैं और सालिसी का जो किरदार अदा किया, जितनी खूबसूरती से अदा किया, जो एफर्ट्स की गई वो नतीजा खेज रही हैं। और ईरान और अमेरिका फाइनली टेबल पर बैठे हैं और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठकर कुछ नतीजा खेज मुज़ाकरात निकले और अब हम देख सकते हैं कि खित्ते में अमन मुमकिन होगा, मईशतों को संभाला मिलेगा, पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि भी आवाम यही पसंद करती है कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट जो है वो बेहतर हो, पेट्रोल प्राइसेस कम हो और यही आवाम के हक में है। जब आवाम के हक में होगा तो ऑब्वियसली उनको वोट भी मिलेगा, उनकी पॉपुलैरिटी में दोबारा से अपनी आवाम को खुशखबरी भी दे दें कि आज चूंकि जुमे का दिन है और पहले तो जुमे वाले दिन फैसले आया करते थे एक वक्त आपको याद होगा पनामा वगैरह और आज जनाब हम देख रहे हैं तो अब जुमे को जनाब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों का ऐलान होता है। तो आज भी ये एक्सपेक्टेड है कि जनाब अच्छी खासी कीमत जो है वो हुकूमत कम करने वाली है। और प्लीज लाज रख लीजिएगा, जो कह दिया हमने अच्छी खासी अब इतनी कर दीजिएगा क्योंकि अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं। नहीं उज़ैर, ये वो वाली बात भी हो सकती है अगर आप इसकी बात करें। चलें, ये तो बहुत खुशाइन बात है कि खित्ते में अमन हो रहा है, दोस्त जो हैं वो बन रहे हैं, मतलब ममालिक जो हैं जो दुश्मन बने बैठे थे। लेकिन ये एक नुक्ता जो है वो ज़ेरे बहस रहेगा ही रहेगा कि पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी या नहीं होंगी। अब जो वो मैं हमेशा से कहती हूँ कि हुकूमत ने टेस्टर लगाकर चेक कर लिया कि अवाम की इतनी बर्दाश्त है तो जब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, आपने संजीदा नहीं लेना इन बातों को। जहाँ से चले थे वहीं वापस चलते हैं, वो जगह अच्छी थी। जब इजाफा करना होता है तो 10 रुपए करना होता है और कमी जब करनी होती है तो 1-2 रुपए करनी होती है। तो प्लीज हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है इस तरह का कुछ ना कीजिएगा कि इजाफे आपने 200-200 रुपए किए और जब कमी करें तो 10 रुपए करें। और ये भी मेंशन करना बड़ा जरूरी है कि पेट्रोल पंप वाले भी जो हैं वो कुछ चीख रहे हैं, डीलर्स भी चीख रहे हैं कि जनाब हमने तो महंगा खरीदा है, तो जनाब अब हम एकदम इतना सस्ता कैसे करते हैं। आप मरहलावार हुकूमत को तजवीज़ें दे रहे हैं काम करें। और भाई जब हुकूमत ने एकदम 100 रुपये से ज़्यादा बढ़ाया था तो तब भी तो आपने सस्ता स्टॉक खरीद रखा था ना, तब भी तो आपने प्रॉफिट कमाया था। अब आवाम को भी थोड़ा सा पास ऑन कर दें तो जनाब क्या इसमें फ़र्क पड़ता। बिल्कुल, जब इतना कुछ हो रहा है, हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, तो एक ये अगर अच्छी खबर आ जाएगी तो आवाम की तो भाई ईद लग जाएगी। खैर देखते हैं होता क्या है, आने वाला वक्त ही बताएगा और डिसीजंस ही बताएंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज हम आपको पाकिस्तान के सेहत के शोबे से जुड़ी एक ऐसी गैर मामूली कामयाबी के बारे में बताएंगे जिसने ना सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया की मेडिकल कम्युनिटी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई है। लाहौर में पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर यानी PKLI ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर 10 कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट्स मुकम्मल करके एक नई तारीख रकम करती है। हैरानकुन बात यह कि सिर्फ 3 डोनर्स के आसार से 9 बच्चों और एक बालिग मरीज को नई जिंदगी। वाकई उज़ैर, ये बहुत बड़ा कारनामा है और इस कामयाबी में 2 जदीद तिबी तकनीकें डोमिनो लिवर ट्रांसप्लांट और अपलोट इस्तेमाल की गई, जिन्हें दुनिया भर में नायाब जीनियाती बीमारियों के इलाज में इंतहाई मौसर समझा जाता है। और ये कामयाबी सिर्फ एक तिब्बी कारनामा नहीं बल्कि अज़ा की कमी जैसे आलमी मसले के हल की जानिब एक अहम पेशरफ्त भी करार दी जा रही है। और इसी इदारे ने हाल ही में बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक मरीज़ का कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट भी किया, जो पाकिस्तान पहुंचने के सिर्फ 7 दिन बाद नई जिंदगी हासिल करने में उज़ैर कामयाब भी हुआ था। और आखिर ये जदीद तरीका इलाज क्या है, पाकिस्तान इस शोबे में दुनिया के लिए मिसाल कैसे बन रहा है और मुस्तकबिल में इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन तमाम अहम सवालात पर गुफ्तगू के लिए आज हमने स्पेशली इन्वाइट किया स्टूडियोज में डॉक्टर एहसानुल हक साहब को, जो कि चेयरमैन है लिवर ट्रांसप्लांट और कंसल्टेंट हैं HPB सर्जन PKLI। एहसान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब यूरोप में इलाज के लिए इतनी लंबी लंबी तारीखें दी जा रही हैं, एक ही हॉस्पिटल के अंदर आपने 10 ट्रांसप्लांट्स जो हैं वो एक ही दिन में 24 घंटों में मुकम्मल कर ली हैं। यूरोप वाले भी हैरान हो रहे होंगे कि जनाब हम तो लंबी लंबी तारीखें देते हैं। नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू। क्रेडिट मेरे ख्याल में सबसे पहले जाते पंजाब गवर्नमेंट को कि जिन्होंने एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे, और इस मेयार का इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे इस तरह के काम होते हैं। और
एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे ख्याल में। क्रेडिट जाते पंजाब गवर्नमेंट को और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को जिन्होंने सपोर्ट किया हमें, क्योंकि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जब तक आपके पास सपोर्ट ना हो तब तक आप इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है वो नहीं कर सकते। बेशक। जी, जी। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अज़ा की कमी का बहुत बड़ा मसला है, ऐसे में ये सब कुछ मुमकिन हो जाना, ये कैसे हुआ? इसमें बेसिकली जो एज़ पर लॉ पाकिस्तान में सिर्फ वो बंदा जिगर डोनेट कर सकता है या किडनी डोनेट कर सकता है जो कि ब्लड रिलेटिव हो। अब इसमें बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास डोनर अवेलेबल नहीं होते, डोनर विलिंग्स नहीं होते, डोनर जो है वो मैच नहीं करते अपने पेशेंट्स के साथ। इसमें जो हमने ये वाला ट्रांसप्लांट किया जिसमें हमने 10 ट्रांसप्लांट किए, ये यूनिक इन अ सेंस इसलिए है कि इसमें हमने वो पेशेंट्स भी उनको हमने ट्रांसप्लांट किया जिनके आपस में मैच नहीं हो रहे थे अपने फैमिली के साथ, उनको हमने एक्सचेंज किया। सही। और दूसरा ये था कि जिसमें ऑक्सिलरी जिसे हमें अपोल्ट कहते हैं उस फैशन में अभी हमने ट्रांसप्लांट किया। डोमिनो जो है वो भी हमने किया। तो इसमें जो ये कम्प्लेक्स इन सेंस इसलिए कि इसमें हमने एक्सचेंज, अपोल्ट और साथ में डोमिनो, तो ये तीनों टेक्निक से हमने ये 10 ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से किए। और ये न्यूज़ हमने उस वक्त ब्रेक किया कि जब ये सारे मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब हो के घर जा चुके थे और एक दफ़ा हमने इनको फॉलोअप में देख लिया था। अच्छा, इससे आपकी इंटेंट जो है वो शो होती है इदारे की, कितना ज़बरदस्त काम है। हालांकि वैसे हॉस्पिटल्स में जाया जाए तो यही होता है कि बस सरकारी हॉस्पिटल अगर हो कि जनाब आपका वो नहीं है डोनर, आपका नहीं मैच कर रहा, आप घर तशरीफ ले जाए, लेकिन आप लोगों ने हल निकाला है, एक्सचेंज की तरफ भी आप लोग चले गए कि जनाब हम किसी ना किसी तरह इनको सेहतियाब ज़रूर करेंगे जो हमारे पास आए। नहीं, डेफिनेटली अब तो क्योंकि हमारे पास PKLI एक ऐसा इदारा है पूरे पाकिस्तान में कि जहाँ पे ना पूरे पाकिस्तान से स्पेशली पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो होते हैं वो सिर्फ पाकिस्तान PKLI में होते हैं। तो पूरे पाकिस्तान से ये पेशेंट रेफ़र होके आते हैं। वो पेशेंट्स जिनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, कंपेटेबल डोनर नहीं होते, वो भी पेशेंट रेफ़र होते PKLI में ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बात भी कर रहे हैं कि डोमिनो ट्रांसप्लांट के हवाले से, ये क्या टेक्निक है और रिवायती ट्रांसप्लांट से किस कदर मुख्तलिफ है? डोमिनो ट्रांसप्लांट का अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो डोमिनो ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि एक मरीज़ जिनको मेटाबॉलिक डिजीज़ होते हैं जिसे मौरूसी बीमारियां कहते हैं, जो कि ये पाकिस्तान में जो कि कल्चर है कज़न्स मैरिज का, तो ऐसे में ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं बच्चों में। तो डोमिनो ट्रांसप्लांट में आप ये करते हैं कि एक मरीज़ एक अपना हेल्दी लीवर लेता है और जो मरीज़ का लीवर है जिसमें एक प्रोटीन या एक एंजाइम की डिफिशिएंसी है, ये जिगर किसी और मरीज़ को लगा, तो इसे कहते हैं डोमिनो लीवर ट्रांसप्लांट। अच्छा, हमें साथ ही साथ अपोल्ट तकनीक के बारे में भी बताइएगा ज़रा आसान सादा लफ्ज़ों में कि ये क्या है और किन मरीज़ों के लिए इसे अडॉप्ट किया जाता है? अपोल्ट जिसे हम ऑक्सिलरी लिवर ट्रांसप्लांट भी कहते हैं, जिसमें आप ये करते हैं कि जो मरीज़ है उसका पूरा जिगर नहीं निकालते हैं। अच्छा। उसका आप एक हिस्सा निकाल लेते हैं और उस हिस्से को आप रिप्लेस करते हैं एक नए लिवर से। सही। तो उसमें बेसिकली होता ये कि मरीज़ में एक प्रोटीन या एक एंजाइम की डिफिशिएंसी होती है, उसको आप एक छोटा सा पीस भी लिवर का लगा दे तो ये लिवर जो है फिर नॉर्मल काम करता है। और जिस डोनर ने वो दिया है पीस अपने जिगर का, वो भी दोबारा से ग्रो कर जाता है? वो बिल्कुल ग्रो कर जाता है, विद इन 2 and 3 months टाइम। अच्छा। वो जिगर जो है वो ग्रो कर जाता है। अच्छा, इस मामले में भी सर अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। ज़रा प्लीज़ ये मैसेज भी दें कि लोग यकीनन हिचकिचाते हैं, डरते भी हैं, घबराते भी हैं, तो डोनर्स के लिए भी कोई पैगाम तो दें हमारे इस प्लेटफॉर्म से। इसमें मैं हमेशा के लिए अपने डोनर्स और ट्रांसप्लांट फैमिलीज़ को यही बताता हूँ, काउंसलिंग हमारी यही होती है कि बिल्कुल आपकी ये परेशानी है, मैक्सिमम जो एक बंदा डोनेट कर सकता है, एडल्ट में हम लेते हैं 70% ऑफ द लीवर डोनर से। 70% ऑफ लीवर जब वो डोनेट करता है तो अल्लाह ताला ने जिगर के अंदर ये क्वालिटी रखी होती है कि ग्रो करता है दोबारा। इन विद इन 3 months टाइम ये जिगर जो है अपने साइज़ तक पहुंच जाता है और डोनर बिल्कुल नॉर्मल होता है। डोनर ने किसी किस्म की कोई मेडिसिन नहीं खानी होती,
और वो अपनी बाकी नॉर्मल जो लाइफ है वो बिल्कुल नॉर्मल गुजारते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, तब भी ये मुमकिन हो सका कि 3 डोनर्स थे और 10 मरीजों को इससे फ़ायदा हुआ है? जी जी, तो ये ऐसे ही मुमकिन हुआ? हाँ हाँ। अच्छा। उसमें हमने ये किया है कि अब जिसमें हमने जो पेशेंट्स को जिस पेशेंट्स के ट्रांसप्लांट किए उसमें कुछ जो मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है कि जिनमें एक एंजाइम या प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। एक वैरायटी उसमें है कि क्रेगलर निजार सिंड्रोम है, दूसरी वैरायटी है कि जिसमें बच्चे में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है और उनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक की वजह से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसे हम मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ कहते हैं कि उनमें प्रोटीन की ब्रेक डाउन नहीं होता और इन बच्चों की लाइफ जो है नॉर्मल नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसमें ना ऑक्सलेट लिवर बहुत ज़्यादा बनाते हैं और उनकी किडनीज फेल होते हैं। तो ये 4 वैरायटी के पेशेंट्स थे, इसमें टाइप के पेशेंट्स थे जिनका हमने ट्रांसप्लांट किया और एक बच्चे का जिगर निकाल के, आधा जिगर निकाल के दूसरे को लगाया, दूसरे का तीसरे को लगाया, तीसरे का चौथे को लगाया और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से 3 डोनर्स के साथ हमने 10 मरीज़ों को सेहतयाब किया। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएं कि चलें ट्रीटमेंट पे तो हम मज़ीद भी बात करेंगे, आप लोगों का जो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। हमें ये बता दें कि जो हेल्दी इंसान है वो अपने लिवर का ख्याल कैसे रख सकता है? ये भी बड़ा ज़रूरी है मैसेज, क्योंकि फैटी लिवर हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं और इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ। तो हम किस तरह अपने लिवर को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं? अभी अनफॉर्चुनेटली एक जो बहुत कॉमन एक डिज़ीज़ जिससे रिपीटली ग्रो करती है, इसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और उसमें ये होता है कि लाइफस्टाइल जो है दैट्स प्ले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल कि आपकी अगर लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप जंक फूड्स खाते हैं, आपकी कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, तो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि जिसकी वजह से आपको फैटी लिवर हो सकता है। तो इन अ सिंपल वर्ड्स हेल्दी लाइफ जो है वो होनी चाहिए, जंक फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। सही। कोई जंक फूड खाता भी है तो उतना वो अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट भी करे कि वो जितना भी आपने खाया है वो बर्नआउट भी हो। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो लिवर ट्रांसप्लांट के हवाले से कहाँ स्टैंड करता है दीगर ममालिक की? अगर हम देखें निस्बत तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है अब तक? एक टाइम ऐसा था कि आज से 10-12 साल पहले कि ये सारे पेशेंट्स जाते थे या तो इंडिया जाते थे, टर्की जाते थे, ईरान जाते थे ट्रांसप्लांट के लिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे पोजीशन में है कि मुझे नहीं याद कि लास्ट 10-15 ईयर्स में कोई पेशेंट यहाँ से बाहर गया हो ट्रांसप्लांट के लिए, बल्कि अब तो हम इस पोजीशन में है कि हमारे पास बाहर से लोग आते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दें कि अगर कोई शख्स ऑर्गन डोनेट करना चाहता है और उसका तरीक़ाकार क्या है, कानून साजी क्या है इस मामले में, कानून क्या कहता है और क्या मराहिल क्या होते हैं अगर वो उसका मैच कर भी जाता है और उसका ऑर्गन लेना भी है, किसी को डोनेट करवाना भी है, तो तरीक़ेकार क्या होता है? उसके लिए ये सबसे पहले ये है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए वो अपना नाम जो है वो रजिस्टर करवा ले। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इंस्टीट्यूट में भी कैडेवरिक ट्रांसप्लांट किए, 4 हमने कैडेवरिक ट्रांसप्लांट किए। इसमें एक ऑर्गन हमें यूएई गवर्नमेंट ने दिया था जो कि पाकिस्तानी था और बाकी 3 जो थे ये लोकल थे पाकिस्तान के। तो उसके लिए कि जी अपना नाम रजिस्टर करवा ले ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी से, अथॉरिटी के साथ। और जब भी इन केस उनका कोई एक्सीडेंट होता है या कोई और इश्यूज़ होता है तो उसी टाइम पे वो इन्फॉर्म कर देंगे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी को और वो फिर सेंटर्स को इन्वॉल्व करते हैं इसमें। सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ऐसा भी मुमकिन है कि अगर दीगर ममालिक से कोई डोनर हो और वो डोनेट करना चाहता हो तो भी वो रब्ता कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैडेवरिक जो डोनर्स होते हैं वो बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं हम। बिल्कुल सही जी, ठीक हो गया। और जिस तरह से अगर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, कोई और मुल्क से कोई आता है, पेशेंट आता है, उसके लिए क्या तरीकाकार होता है? जिस तरह से बांग्लादेश से आए बंदे का भी। अब ऐसे पेशेंट्स के लिए हमारी ना एक इंटरनेशनल ट्रांसप्लांट हमने एक डेस्क बनाया हुआ है अपने फैसिलिटी में। जिस तरह हमारे पास तो अफगानिस्तान से फ्रिक्वेंटली पेशेंट्स आते हैं जिनका हम ट्रांसप्लांट करते हैं, तो ये पेशेंट्स अपने रिपोर्ट्स भेजते हैं। अब जिस तरह हमने रिसेंटली किया, इस पेशेंट ने अपने सारे रिपोर्ट्स भेजे, अपने डोनर के सारे रिपोर्ट्स भेजे हैं और हमने सब कुछ यहाँ पे रेडी करके, जब हमें पता चला कि सब कुछ रेडी है, पेशेंट को हमने बुलाया, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने यहाँ पे फुलफ़िल की और उसके बाद उसका ट्रांसप्लांट किया।
अब उनको ये फ़ायदा होता है कि अगर बाहर दुनिया के अंदर ये ट्रांसप्लांट होता है तो ये 85 या $100,000 में ये ट्रांसप्लांट पड़ता है उनको, ठीक है। अब पाकिस्तान में इनको चार्ज करते हैं $20,000 या $25,000 में। अब पेशेंट का ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। अब हमारे हॉस्पिटल में इनके लिए हमने एकोमोडेशन की फैसिलिटी भी अरेंज की है कि ये पेशेंट जितने भी ये इंटरनेशनल पेशेंट्स आते हैं इनको हम वहाँ पे उनको एकोमोडेशन दें, उनका ट्रांसप्लांट हो, ट्रांसप्लांट के बाद 1-2 महीने यहाँ पे रहे और उसके बाद ये वापस जाए और वापस जाके फिर सिर्फ एक कॉल पे इनका हम फॉलो अप करेंगे, इनकी दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होती। जी जी, ज़बरदस्त है जी। एक ही छत के नीचे तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं ऐसे मरीजों के लिए। अच्छा सर, हमें उसके अलावा ये भी बता दें कि बादस मर्ग जो आज़ा अतिया करना है, इसके हवाले से बात करना कितना ज़रूरी है, पाकिस्तान में कितना इम्पोर्टेंट है? हम देखते हैं कि बाहर तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं और लोगों में ये जज्बा भी पाया जाता है, पाकिस्तानियों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें ऑब्वियसली इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये नहीं पता कि कहाँ पे ख़ुद को रजिस्टर करना है। तो इस बारे में क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मतलब एक डोनर जो है, कैडेवरिक डोनर, वो अपने अगर डोनेशन देना चाहें तो आप 7, 8, 9 बंदों को एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप लिवर देते हैं, आप किडनीज देते हैं, कार्निस देते हैं, आप अपना हार्ट देते हैं, अपना लंग्स देते हैं, तो ये सारे इंटेस्टाइन आप डोनेट करते हैं, पेनक्रियाज आप डोनेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप डोनेट कर सकते हैं। उसका तरीका ये है कि जी वो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जहाँ पे आप अपना नाम रजिस्टर करते हैं। इन केस अगर किसी की डेथ होती है तो उससे पहले ये उस इदारे को कांटेक्ट करे कि जी हमने, हमारी फैमिली मेम्बर है, उन्होंने डोनेट करना है जी, और वो जो अथॉरिटी है वो फिर कांटेक्ट करते हैं टू डिफरेंट हॉस्पिटल्स। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, इसकी कॉस्ट के हवाले से बताइएगा कि एक आम इंसान अगर जिसका लिवर ट्रांसप्लांट करना हो, कितनी जो है वो कॉस्ट होती है इस पूरे ये अब तो चूँकि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में हर एक जो सिटीज़न है यहाँ का, इसका लिवर ट्रांसप्लांट जो ये सेहत कार्ड से होता है, ठीक है, सेहत कार्ड के थ्रू इनका ट्रांसप्लांट होता है, फुली कवर्ड है, फुली कवर्ड है इसमें, जिसमें ये है कि जी आपके टेस्ट होते हैं, आपका ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका फॉलोअप होता है, ठीक है। तो वैसे अगर एक प्राइवेट पेशेंट्स होते हैं जो कि कराते हैं अपना ट्रांसप्लांट, तो ये तकरीबन कोई 55-60 लाख रुपए का होता है। PKLI जो बनने का रीज़न था वो ये था कि जी यहाँ पे वो लोग जिनका ट्रांसप्लांट अपने पैसों से नहीं करा सकते, उनका ये ट्रांसप्लांट टोटली फ्री हो। तो यहाँ पे फ्री भी होते हैं, 70% लोगों का बिल्कुल फ्री होता है, 30% पेशेंट्स वो होते हैं जो कि पे करते हैं या हाफ पे करते हैं। एहसान साहब, बहुत ही ज़बरदस्त काम आप कर रहे हैं और बेस्ट विशेज़ हैं हमारी तरफ से आपके लिए कि आप और ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करें और एक्सपेंड भी करें ताकि जहाँ से भी मरीज़ जो है वो आपके पास आए, आप उन्हें फैसिलिटेट कर सकें। तो जनाब, अभी वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक ऑन द शो। और एक बार फिर से बात कर लेते हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की, और हमने देखा जी 14 नकाती जो इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त जो है इस पर दस्तखत हो गए हैं, इत्तेफाक हो गया है और अब हतमी शक्ल स्विट्ज़रलैंड में दी जा रही है मुज़ाकरात को। तो आने वाले दिनों में देखते हैं ये मुआहिदा उज़ैर कितना देर पा होता है और कितना अमन मुमकिन हो पाता है। बिल्कुल जी, और मरहलावार जो है वो हर नुक्ते पर दोनों फरीकैन जो है वो बात करेंगे और फिर देखेंगे कि जनाब कौन से निकात ऐसे हैं जिन पर दोनों फरीकैन राज़ी होते हैं और कौन से निकात ऐसे हैं कि जनाब जिस पर इख्तलाफ जो है या फिर डेडलॉक की सूरत हाल जो है सामने आ सकती है। बात कर लेते हैं इसी तमाम तर सूरत हाल पर। हमें ज्वाइन किया माहिर बैनुल अक़वामी उमूर शाज़िया चीमा साहिबा ने। बहुत शुक्रिया शाज़िया आपके वक्त का। शाज़िया साहिबा, ये जो 14 निकाती मनसूबा सामने आया है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये मामलात मज़ीद आगे चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बात भी कर रहे हैं कि पहले तो ऑन ही नहीं कर रहे थे कि 300 अरब जो अमरीकी डॉलर हैं वो ईरान को मिलेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जनाब वो आप हासिल कर सकते हैं इनडायरेक्टली। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि अमरीका ईरान को देने के लिए तैयार हो चुका है? मुआहिदा जो है वो बहुत इस तरह से एम्बिगुअस तरीके से लिखा गया है कि जिसके अंदर जो है वो मज़ीद बातों की, मज़ीद उसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश है और वो दोनों पार्टीज़ को सूट करता है कि वो जिस तरह से लिखा गया है। ट्रंप को ये सूट करता है ये कहना कि अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन के लिए, ख़ास तौर पे अपनी पॉलिटिकल अपोनेंट्स के लिए, कि उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो बार बार एक ही बात का जिक्र करते हैं कि बराक ओबामा ने एक पूरा प्लेन चार्टर करा के नोटों से भर के जो है
वो ईरान को दे दिया, जो कि फिर उन्होंने एक्सेस ऑफ जो ईवल उसको वो कहते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक बहुत बुरी डील थी JCPOA जो है। जी। तो उनको ये सूट करता है ये कहना कि हमने कोई पैसे नहीं दिए, और फिर उसके लिए एक थर्ड पार्टी मैकेनिज्म बनाया गया है, और ये पैसे कोई चंदा या खैरात नहीं है, ना कोई एहसान हो रहा है, ये ईरान के पैसे हैं जो इन्होंने फ्रीज किए हुए हैं, ईरान जी, के जी। जो इंटरनेशनल बैंक्स में जो पैसे पड़े हुए हैं, तो ये ईरान के ही पैसे ईरान को वापस करने हैं, कोई इस पे एहसान नहीं करना। 24 बिलियन डॉलर जो है वो टोटल बनता है, जिसमें 12 बिलियन जो हैं वो फिलहाल वापस करने की बात हो रही है वाया थर्ड पार्टीज, और थर्ड पार्टीज भी अरेंज हो गई हैं। और जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है तो वो भी खुल गई है, और उसका इंतज़ाम जो है वो ईरान ही संभालेगा। ये MOU में भी मौजूद है, और अमेरिका जो है इस बात को मान भी चुका है। लेकिन ट्रंप ये कह सकते हैं कि देखें जी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ हमने खुलवा दी है, उस पर कोई टॉल नहीं है, क्योंकि ईरान टॉल लेवी को जो है एनवायरमेंटल फ़ी कह रहा है, मेंटेनेंस और एनवायरमेंटल फ़ी। तो ये एक बहुत ही फ्रेजाइल सिचुएशन है, फ्रेजाइल इन अ सेंस के दोनों ने सिर्फ एक मफाहमती यादाश्त जो है उस पर दस्तखत किए हैं, और वो भी कभी ना हो सकते अगर पाकिस्तान इन्वॉल्व ना होता। पाकिस्तान की विजडम, उसकी कैपेसिटी, उसकी पॉलिटिकल विल जो है उसके अंदर इन्वॉल्व ना होती, तो ये जो 2 पेजेस हैं ये भी साइन नहीं हो सकते। तो इनको हमें मुआहदे के तौर पे लेना ही नहीं चाहिए। ये एक ऑफ रैंप है, दोनों पार्टीज को इस जंग से बाहर निकलने के लिए एक ऑफ रैंप दिया है, क्योंकि ट्रंप के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सब कुछ आजमा के देख चुके थे माइनस न्यूक्लियर, और साथ में उनको ये भी बता दिया गया था कि आपके जो ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं वो अगले 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो क्रिटिकल लेवल को छू लेंगे, क्योंकि हम मार्केट को सुपरफिशियली आर्टिफिशियली स्टेबल करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मार्केट इस तरह से जो है वो नोज डाइव करेगी रिसेशन में कि फिर वो आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। ट्रंप वापस गए हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं, और उनको ये समझ आ गया था कि अब इंडो पैसिफिक में उनका कोई काम नहीं है। तो अब जो है उन्होंने अपनी जो इसी कमांड को अब दोबारा से पैसिफिक कमांड कह दिया, इंडो का लफ्ज उसमें से हटा दिया है। तो वो अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जाना चाह रहे हैं फॉर हिज ओन सेक, और ईरान जो है उसके लिए अब एक ब्रीदिंग स्पेस है, एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, और ईरान को बिल्कुल ये समझना नहीं चाहिए कि ये कोई लॉन्ग टर्म जो है देतान या रिप्रोचमा हो गया है, क्योंकि 2 ममालिक जो 40 साल से एक दूसरे की मौत के नारे लगा रहे हैं, यानी कि शाहज़ साहब ऐसा ही है कि अभी भी कोई एतमाद की फ़ज़ा इनमें है नहीं। ये बस एक मजबूरी थी, अमेरिका की मजबूरी थी, सेफ एग्जिट चाहिए था और कोई ना कोई बहाना चाहिए था, तो ये अब इस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल एतमाद हो भी नहीं सकता है। मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये खुद आमने सामने बैठे होते और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट, जिसकी अपनी मिलिट्री की कैपेबिलिटी, जिसकी इंटेलिजेंस का नेटवर्क और जो उसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस तरह से अपनी विजडम को इस्तेमाल करते हुए इस क्वागमायर से इनको ना निकालती, तो ये कभी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इनके दरमियान ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। तो अब भी इनके लिए यही बेहतर है कि ये इसको गनीमत जानते हुए अपने अपने रास्ते पे चलें, और ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो जिस तरह रशिया ने मिन्स्क अकॉर्ड के बाद ये एकदम से समझ लिया था कि ब्रॉडर वेस्ट के साथ हमारा एक एग्रीमेंट हो गया है, तो अब जो है ये दोबारा हमला नहीं करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे, लेकिन उसका फिर खमियाजा उन्होंने भुगत लिया। तो ईरान को जो है वो टोस पे रहना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है, आगे चलकर इस पे डिस्कशंस होती हैं, क्लॉज बाय क्लॉज इस पे कोई मंसूबा साजी होती है, तो वो बात की बात है। मेरी गट फीलिंग कहती है कि कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम में होता हुआ देखती नहीं हूँ साल का कि एक एक क्लॉज को डिस्कस करके उसको फिर हतमी नतीजे पे पहुंचाया जाएगा, क्योंकि रात से इजराइल ने लेबनान पे दोबारा से बम्बार्डमेंट शुरू कर दी है। बिल्कुल है। और आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं इजराइल के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, उसके अंदर जो रिजेंटमेंट और नफरत है इजराइल के लिए अमेरिकी पॉपुलेशन में, तो अब ट्रंप के लिए 2 ही रास्ते हैं, वो अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट के दरमियान चूज कर लें, और इस दोराहे पे उनको ईरान ने अपनी डिटरेंस से जो है वो खड़ा कर दिया है, और बहुत कैटेगोरिकली उन्हें चूज करना है कि क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और अमेरिकियों के लिए सोचते हैं या नहीं, एक बाहर का एक अपार्टाइड जेनोसाइडल जो है स्टेट है सो कॉल्ड, या उसके फायदे के लिए सोचते हैं। तो अब उनको चूज करना है बिटवीन द एपैक डोनर क्लास अपनी
और वहाँ पे जो पावर कॉरिडोर हैं या फिर अपने आम जो पब्लिक है उसके बारे में। तो मेरा ख्याल है उन्होंने वक्ती तौर पे ये सोचा है कि मुझे वोट तो आम लोगों से ही मिलने हैं, और अगर बीच में जो है वो एपैक की फंडिंग ना भी होगी तो भी काम चल जाएगा। बाकी ये बहुत मालदार हैं, बहुत रिसोर्सफुल है, बहुत जालिम हैं और अमेरिका में मौजूद हैं, बाकायदा पूरे वेस्ट में मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा असर और रसूख भी रखते हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप को क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने इस वक्त, इतने मुश्किल वक्त में बहरहाल ये फैसला किया कि चलो मेरी तरफ जितनी गैस लाइटिंग मेरी करनी है, जितनी बातें मुझ पे करनी है आप कर ले, लेकिन मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए जो है वो नुकसान नहीं उनका होने दूंगा। अगर इसको आप मेरी शिकस्त कह रहे हैं सो बी इट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अमेरिका की शिकस्त जो है बिल्कुल अपनी आवाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप पहले भी अच्छी डील ही चाहते थे। लेकिन शाजी साहिबा, जिस तरह से आपने भी आगाज में JCPOA की बात की है, बराक ओबामा वाली डील की, तो क्या उससे किसी भी सूरत ये बेहतर डील हो सकती है, या एक कंपैरिजन अगर ड्रॉ कर लिया जाए तो उसके मुकाबले में ये कैसी डील है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी आवाम के लिए लेकर जा रहा है? जो JCPOA है वो अमेरिका के लिए एक बेहतरीन डील थी और ईरान के लिए बहुत ज़्यादा जो है उस हिसाब से एक बुरी डील थी, जिसके अंदर ईरान ने अपना बहुत ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम रशिया के हवाले किया। अपने जितने भी जो यूरेनियम इनरिचमेंट के प्लांट्स हैं वहाँ पे 24/7 सर्वेलेंस की परमिशन दी। अपने तमाम साइंटिस्ट का डेटा जो है वो शेयर किया। इंस्पेक्टर्स जो हैं वो बगैर बताए जो हैं वो वहाँ पे आ जा सकते हैं। तो और साथ में ये कि ये एग्री किया कि वो सिर्फ जो है 3.5 मैक्सिमम ईरान के लिए, क्योंकि उसके जवाब में ईरान पर सैंक्शंस का रिलीफ होना था, जो कि नहीं हुआ, क्योंकि उसके फौरन बाद वो एक खातून जो हैं उनका एक इशू वहाँ पे हो गया, जिसको कि एलिजिडली कहा गया कि IRGC ने की कैद में उसकी हलाकत हो गई है, तो उसको प्रिटेंस बनाकर महिसा अमीनी सैंक्शंस जो हैं वो दोबारा से कहा कि नहीं, हम आप पे सैंक्शंस नहीं हटा रहे, और जो पैसे थे वो एक ही जो है वो इंस्टॉलमेंट उनके पास पहुंची, उसके बाद पैसे भी नहीं आए। तो वो एक बहुत ही ज्यादा लूजिंग प्रोपोजिशन थी ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम जिस सिचुएशन में है, यहाँ पे डील अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये डील नहीं है, इट्स जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग टू सिट डाउन टू डिसाइड समथिंग कि हमने डील करनी क्या है और कैसे करनी है और किन लोगों ने बैठ के करनी है। तो ये डील तो है ही नहीं। हाँ, इसमें ईरान विक्टोरियस बहरहाल है। ईरान ने जो 14 पॉइंट पहले दिन दिए थे, पाकिस्तान के हवाले किए थे आगे पहुंचाने के लिए, वो सारे के सारे वो हासिल कर चुके हैं। उनमें से कुछ जो हैं वो रीजनली उनको हासिल हो जाएंगे, जैसे सैंक्शंस जो हैं, तो डॉलर सैंक्शन बहुत इरेलीवेंट हो चुका है। यूनिलैटरल अमेरिकन सैंक्शंस को अब किसी ने मानना ही नहीं है, तो उनको सैंक्शंस एज सच वहां से हटवाने की जरूरत नहीं है। अगर उसके बाद जो है जो ट्रंप जो उनकी जो एग्जेक्टिव ऑर्डर की सैंक्शंस हैं प्रेसिडेंट की, वो तो अपने पेन के स्ट्रोक से हटा सकते हैं। स्टेट ऑफ होर्मुज़ उनके पास है, यूरेनियम पे वो बात नहीं करना चाहते हैं, तो उनको सिर्फ एक लिंच पिन बीच में इजराइल है, उसको रेन डाउन करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो गजा का जेनोसाइड कंटिन्यू करेगा, लेबनान पे अटैक करता रहेगा, तो फिर पीस तो रीजन में नहीं होगा ना। फिर बात तो ईरान की ठीक है, पीस एक फ्रंट पे होने से पीस तो नहीं। हमारा प्रॉब्लम इस रीजन का इजराइल है, हमारा प्रॉब्लम इस रीजन का इंडिया है। जब तक आप इन एलिमेंट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और इनके हाथ नहीं बांधेंगे, तो ये किसी ना किसी फ्रंट को ओपन रखेंगे, और ये ओपन वुंड जो है, इसका कैंसरस हो जाना जो है वो हतमी है और वो तकलीफ देता है, वो चीजों को आगे बढ़ने नहीं देता है। आप देखें हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या है कि हमारे पड़ोस पे रेंटे टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको जो 4 पैसे देता है वो हमारी इकोनॉमिक जो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सबोटाइज करने के लिए पहुंच जाते हैं। आपके पास पीस नहीं है तो इकोनॉमी कैसे स्ट्रॉन्ग? राजा साहिबा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वैलिड पॉइंट आपने रखे हैं। और अगर हम आगाज इस जंग का देखें तो इन पॉइंट्स के साथ शुरू हुआ था जी। ग्रेटर इसराइल के नारे लगाए जाते थे और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाए जाते थे, अमेरिका फर्स्ट के नारे लगाए जाते थे। तो दोनों के एजेंडास जो थे वो क्लियर थे। अब ऐसा तो नहीं है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाया ये जाएगा, ये सारा कुछ हमें अच्छा लगेगा कि जी ठीक है अमन मुआहिदा हो रहा है, जिस तरह आप भी बता रही हैं कि मुस्तकिल कुछ नहीं होगा और एजेंडाज इनके अभी भी वही हैं। जो डीप स्टेट अमेरिका है उसका एजेंडा तो वही है। डीप स्टेट से मुराद होती है वो लोग जो बदलते नहीं हैं, जो इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, लेकिन वो रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल फिगर्स आते जाते रहते हैं।
उनकी डॉक्ट्राइन तो ये है कि अगर हमने चाइना को एज अ पीयर कंपेटिटर डील करना है तो हमें ईरान का बीच में से मसला हल करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के ऑयल रिजर्व का स्विफ्ट सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। ईरान के ऑयल रिजर्व चाइना या रशिया के पास नहीं जाने, ये असल जो इनकी स्ट्रेटजी है, ये गेम है। ईरान को ये स्विफ्ट सिस्टम में लाना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि वहाँ पे इनकी मर्जी की रिजीम नहीं है। ये इराक जैसी सिचुएशन करके जिसके अंदर इन्होंने एक एंडोमेंट फंड बनाया हुआ है कि इराक का जितना भी तेल है उसका रेवेन्यू पहले अमेरिका जाता है, फिर अमेरिका के तवसत से जो है वो इराक में जितना भी वो है औने पौने वापस आता है। ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट चाहते हैं। ये इनको पता है कि ईरान एक रिसोर्स रिच कंट्री है, लेकिन उसके रिसोर्सेज जो हैं वो इस रिजीम के पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो सॉवरन है और उसकी दोस्ती रशिया और चाइना के साथ है, और चाइना पीयर कंपेटिटर है। लेकिन अब रियलाइजेशन हो रही है, अगर इंडो पैसिफिक कमांड जो है वो पैसिफिक कमांड ओवरनाइट बन जाती है, और जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये अपना तमाम जो मिलिट्री बिल्डअप है यहाँ से डिसमेंटल करके आहिस्ता आहिस्ता वापस लेके जा रहे हैं। उनको ऑर्डर्स आ चुके हैं कि जितना भी आप ये सामान यहाँ पे जो फाइटर जेट लेके आए हुए थे और जो कुछ भी आप साथ लाए थे वो अब वापस अपनी अपनी जगह पे जा रहा है। अगर वो वहां से चला जाता है तो इसका मतलब है इनको ये समझ आ गया है कि अगर हम ईरान के साथ काइनेटिकली इन्वॉल्व होके विक्ट्री नहीं ले सकते तो चाइना का तो सवाल ही नहीं है। तो हमें अपनी जो स्ट्रेटजी है वो चेंज करनी है, उसके लिए हमें कंसोलिडेट करना है और एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए। वो स्ट्रेटेजिक पॉज जो है वो 10 साल का हो सकता है, 15 साल का हो सकता है, लेकिन अभी हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए। तो ये अपना हाउस इन ऑर्डर करने जा रहे हैं, हमारी मोहब्बत में, हमारी जो है वो या अमन की तलाश में जा रहे हैं, ये कन्विंस हो गए हैं कि दुनिया में अमन चाहिए और तुम्हें अपने घर बैठना चाहिए। नहीं, इन्होंने पलट के आना है, हमें अपने रीजन को कंसोलिडेट करना है, और पाकिस्तान की जो पल्स है वो उसी एक पॉइंट पे है। ईरान का मसला तो हल होना ही होना है ना उसके अंदर, लेकिन पाकिस्तान काम कर रहा है एक ब्रॉडर। बिल्कुल पाकिस्तान जो है वो इस सिलसिले में काम कर रहा है, अपनी कोशिशें भी कर रहा है और बड़ी मुखलिसाना कोशिशें हैं। शाजी साहिबा साथ ही रहिएगा। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। एजाज साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से हम देखते हैं कि ईरान का जिसका काम ये था, महज शुरू में जो बातें की जा रही थी, जो अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ईरान अगर अपना दिफा ही कर ले सुपर पावर के मुकाबले में तो बड़ी बात है, लेकिन ईरान ने जिस तरह से जवाब दिया, और अब हम देख रहे हैं कि मजबूरन अमेरिका भी इस वॉर से निकलना चाह रहा था, क्योंकि ईरान बड़ी लंबी जंगी हिकमत अमली के साथ हमें नज़र आ रहा था मैदान के अंदर कि वो इस जंग को, अभी भी बयानात आ रहे थे कि 3-4 महीने हम इसको चला सकते हैं, और असरात पूरी दुनिया भुगत रही थी। अमेरिका कितना मजबूर हुआ, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो बड़ी सिंसियर एफर्ट्स थी पीस मेकिंग के लिए, और उसको पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया जा रहा है, उसको प्रेज किया जा रहा है, तो इस किरदार पर आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो अप्रिशिएट करूंगा ईरान की हिकमत अमली को, ईरान की लीडरशिप को और ईरानियन कौम को, कि वो जंग जो शुरू इस तरह की गई, मुसल्लत इस तरह की गई कि जी इट इज़ अ वीकेंड वॉर और वीकेंड ऑपरेशन, वो उसमें इजराइल और अमेरिका जो है वो बुरी तरह फंस गया, और उसके बाद अपनी फेस सेविंग के लिए एक लंबे प्रोसेस के बाद आज वो हम इस देख रहे हैं कि एक MOU के साथ जो है वो किस तरह अपनी एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान की हिकमत अमली की मैं अगर बात करूं तो ईरान ने जो 2 काम किए उसकी वजह से वो एक्चुअली उन्होंने मैनेज किया। एक तो ये है कि उन्होंने पिछले कई सालों में अमेरिकन जो काइनेटिक एप्लीकेशन थी उसको स्टडी किया, और उसके मुताबिक उन्होंने अपने डिफेंसेस प्लान किए। जाहिर है उनके पास उतनी मिलिट्री माइट नहीं थी, उतना हार्डवेयर या उतने सोफिस्टिकेटेड वेपन्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को टोटली डिसेंट्रलाइज कर दिया, और अपने कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को इस तरह से उन्होंने जो है इंटीग्रेट किया कि किसी एक जगह पे मैसिव तबाही के बावजूद बाकी जो उनके रीजन्स हैं वो अपनी रेजिस्टेंस जारी रखें। और ये उन्होंने जो अमेरिका के जो इससे पहले कॉन्फ्लिक्ट्स थे मिडल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, उनसे उन्होंने ये सबक सीखा, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम तर मिलिट्री माइट के होते हुए भी ईरानियन जो है उन्होंने अपनी उसके अगेंस्ट ईरान ने अपनी सर्वाइवल जारी रखी। दूसरा, उन्होंने एक्सटर्नल फ्रंट पे ये किया
कि उन्होंने जो अमेरिकन एसेट्स थे इस रीजन में उनको टारगेट किया। वहां से असल उनको जो है पेन पॉइंट्स थे वो अमेरिका के लिए। यानी आप इमेजिन कीजिए कि अगर ईरान उन मुल्कों पे जो है मिसाइल और ड्रोन अटैक्स ना करता तो किसी ने तवज्जो ही नहीं देनी थी। ईरान को मार पड़ती रहती, ईरान में तबाही होती रहती। गाजा में इतना जेनोसाइड हुआ, दुनिया में कहीं कोई एक पत्ता भी हिला उसके लिए। तो इसी तरह ईरान की तबाही भी एक लोकलाइज्ड अफेयर रहती और ईरान को जो है वो कहीं जो लाइमलाइट में ना आता। दूसरे आबना हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो उसने बड़ा स्ट्रेटेजिकली प्ले किया ईरान की फेवर में, कि उसको कंट्रोल करके ईरान ने पूरे दुनिया को इसमें इन्वॉल्व कर लिया और ये जो एक लोकलाइज्ड सपोजिडली कॉन्फ्लिक्ट था वो इंटरनेशनलाइज हो गया और दुनिया को ये खतरा महसूस होने लगा कि ये तो एक मिनी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इसकी जंग की जो हिद्दत थी वो उसमें इफेक्टिवली इन्वॉल्व हो गए गल्फ के तमाम मुल्क और ये सिर्फ 2 या 3 मुल्कों की जंग नहीं रही थी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करें तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू ईरान, ईरानियन लीडरशिप, ईरानियन नेशन कि उन्होंने अपने रिजॉल्व के साथ, रेजिलियंस के साथ ये जंग लड़ी। बिल्कुल एजाज साहब, उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने दी और वो डटे रहे तो उन्होंने दुनिया को बताया कि ईरान फिर क्या कर सकता है और जिस तरह से पूरी दुनिया को इस जंग की लपेट में लिया जा रहा था वो अब थमने का नाम ले रही है। शाहज़े साहिबा, बिल्कुल ये बात बजा है कि ईरान जिस तरह से डटकर सामने आया और अमेरिका का जो एजेंडा था, रजीम चेंज का एजेंडा था, वो वेनेजुएला वाली कंडीशन चाहता था लेकिन नहीं मुमकिन हो सकी। आबना हुर्मुज़ जिस तरह से हम बात भी करें कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया और मईशतें जो थी वो रिस्क पर लगी थी, पेट्रोल प्राइसेस की वजह से एक जो प्रेशर बिल्ड हुआ, इस वजह से अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। आपको लगता है अगर ऐसी कंडीशन ना होती तो फिर यही वाला रजीम चेंज वाला मामला रहता और जिस तरह से एक माइंडसेट है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहते हैं ना कि बड़ी जंप लगाने के लिए एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, तो यही डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक स्ट्रेटेजी खेली है। बिल्कुल, और इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है कि ट्रंप के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है जी। अगर पॉइंट समथिंग भी उनके पास कोई मार्जिन होता तो वो यहाँ पे जो है वो करते रहे। इतना कुछ है, यहाँ पे ब्लॉकेट बना के बैठे रहते जब उनके कान में ये पड़ा कि उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो क्रिटिकल लाइन को छू रहे हैं और नोज डाइव होने वाला है रिसेशन का पूरी दुनिया में, क्योंकि आप जाली तरीके से मार्केट को कंट्रोल किए हुए हैं अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑयल के यूज करते हुए। जब उन्होंने ये खबर सुनी है उनके दिमाग में, उनको फिर ये समझ आया है, फिर उस पैनिक के बाद जो है उनको पता चला है कि काइनेटिकली भी हम कुछ नहीं कर सके और ज्यादा देर तक हम इस मिलिट्री ब्लॉकेट को भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर फिर जो इकोनॉमी का हाल होगा वो फिर उनसे नहीं संभाला जाएगा और उसका ब्रंट उनको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो जो चीज़ हुई है वो ये कि ईरान के तेल के ऊपर जो है वो सैंक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से जो हैं वो हट गई। तो ईरान जितना चाहे वो तेल जो है वो मार्केट में फेंक सकता है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में ज़रूरत है और ब्लॉकेट जो है वो हटा दिया जाएगा। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अमेरिका का वापस जाने का, लेकिन ईरान को भी अब ज़रूरत है कि बहुत जिम्मेदार प्लेयर बन के इस रीजन में इंटीग्रेट करे तुर्की के साथ और तमाम जो है अपनी जो हल्की फुल्की खटास है उसको ख़त्म करे और रीजन के साथ जो है वो चलना सीखे। डेथ फॉर अमेरिका कोई हेल्दी स्लोगन नहीं है, तो बंद कर दें अब इस चीज़ को और इस रीजन की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए मिल बैठकर कोई हिकमत अमली बनाएं और जल्दी बनाएं, क्योंकि ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज है और ये कहीं जाने वाला नहीं है, ये ऐसे ही लिंगर ऑन करेगा और वेस्ट जो है उसका हमारे बारे में रवैया बदलने का नहीं है। वो हमारी सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये उनका मसला नहीं है, उसको बर्बाद करना उनका मसला ज़रूर है। और पाकिस्तान को खासतौर पे हम सबको भी इस चीज़ को अब टोन डाउन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचा देना जो है वो आसान काम नहीं था। इससे आगे 2 अडल्ट हैं, अपना अपना डिसीजन, अपने अपने रास्ते देखें और दोबारा भिड़ने से परहेज करते हुए जो ब्रॉडर सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसका हिस्सा बने। तो ईरान जो है
वो अब इस चीज को देखे कि आगे उसने कैसे मनूवर करना है और इजराइल को कैसे रेन डाउन करना है, चाहे वो एसिमेट्रिकल हो या जैसे भी हो, क्योंकि अब उनके पास जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलने के बाद बिल्कुल बिल्कुल शाजिया साहिब, आप बड़ी दुरुस्त निशानदेही कर रही हैं और बड़ा साहिब आपका मशवरा है कि ईरान जो है उसने अपने आप को मनवा लिया दुनिया के अंदर। अब वो ये अपनी जो विक्ट्री है वो उसको बड़े स्मार्टली उसको लेकर आगे चले और दुनिया के साथ और जितने भी ब्रादर इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ अपने मामलात को दोबारा से रीअलाइन करे। एजाज साहब आपकी जानिब आना चाहेंगे। सर, अभी भी हम सुन रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो इसराइली लॉबी है वो बड़ी सरगर्म है और वो ये कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात क्यों कर दी कि जनाब ईरान को हक हासिल है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी अपने पास रख सकता है, इस पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो क्या कभी ऐसा हो पाएगा? बड़ी हमने सख्त गुफ्तगू भी सुनी पिछले दिनों में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, जिसमें ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी खरी खरी भी सुनाई है। तो उसके बावजूद भी अब हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई जो यरगमाल बना हुआ है अमेरिका इसराइल के हाथों, उससे निकल सके और जो इजराइल जो है वो सबूताज करना चाहता है इस अमन की कोशिश को, उसका खात्मा हो सके। जी देखें, दुनिया में ज्यूइश पॉपुलेशन बड़ी थोड़ी सी है और उसमें से भी ज़ायनिस्ट मजीद मैं समझता हूँ कि एक थोड़ी तादाद में है, लेकिन उनकी जो कंट्रोल है मीडिया पर, दुनिया की वेल्थ पे, दुनिया की टेक्नोलॉजीज पे और दुनिया भर के डिसीजन मेकिंग में, वो बिल्कुल इस जमाने में वो अरूज पे है। और इसलिए इस चीज़ का मेरे ख्याल में कोई इम्कान नहीं है कि अमेरिका कभी भी इजराइल को डिक्टेट कर सके कि उसकी इस खिते में जो एस्पायरेशंस हैं वो उसको कंट्रोल करे। तो एजाज साहब, ये इसी चीज़ की गमाजी करता है कि जेडी वेंस भी जो है वो भी बड़ा मोहतात लबो लहजा इख्तियार किए हुए थे कि जब उन्होंने ये बात की कि इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने वाहिद इकलौते इत्तेहादी पर तनकीद नहीं करनी चाहिए इजराइल को, और जो नेतन्याहू के वज़रा हैं जो ट्रंप को और अमेरिका को तनकीद का निशाना बना रहे हैं अमन मुआहदे पर, यानी इससे आगे जो है वो नहीं जाया जा सकता अमेरिका की जानिब से भी, उसकी भी मजबूरी है। जी बिल्कुल, और प्रेसिडेंट ट्रंप तो चूंकि ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन पर से, और वो ब्लंट हैं वो अपने उसमें बातचीत में और अपने एक्सप्रेशन में, लेकिन जेडी वेंस का आगे एक पॉलिटिकल कैरियर है, वो बड़ी एहतियात से जो है इन चीज़ों में चल रहे हैं, यानी वो प्रेसिडेंट के साथ हैं भी और नहीं भी हैं, और वो अपने जो उनके अगले इलेक्शन के लिए वो अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और क्योंकि अमेरिका में डीप स्टेट एस्टैब्लिशमेंट और ज्यूइश लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी टू बी प्रिसाइज, इनको मैनेज किए बगैर इक़्तिदार में आना और इक़्तिदार में रहना, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट अपहिल टास्क। तो आज तक आप देखें कि सिर्फ एक ही अमेरिकन प्रेसिडेंट था, जॉन एफ कैनेडी, जिसने इनको हेड ऑन लिया और उसका अंजाम सारी दुनिया को पता है। जी अच्छा शाजिया साहिबा, लास्टली कहिएगा, जिस तरह से बात भी हो रही है कि लबनान पे हमले बंद करवाना अमेरिका की जिम्मेदारी है, ईरान ने वाज़े तौर पर कहा है, और अगर नहीं होता है तो फिर ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा, और अगर इसराइल बाज नहीं आता और इसी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती रही, फिर ये मुआहदा कहाँ टिका हुआ है, कितना कोई देर पा अमन मुमकिन हो पाएगा मुस्तकिल, या इसकी कितनी कोई हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत देर पा चलेगा और खिते में अमन होगा? ईरान ने एक बहुत स्ट्रेटेजिक गेम की है और अमेरिका और इजराइल को एक क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया। ट्रंप के लिए ये है कि वो डिसाइड करें अमेरिका फर्स्ट या इजराइल फर्स्ट, और इजराइल के लिए कि वो ये डिसाइड करें क्या वो एक स्टेट के तौर पे रहने के काबिल भी है या नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो इन दो सूरत हाल में अगर ट्रंप चाहते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी बचाएं, अपनी पॉलिटिकल लेगेसी बचाएं, तो उनको ईरान और इजराइल के दरमियान में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इजराइल लेबनान पे अटैक कर रहा है, ईरान ने कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा, तो ये एक दूसरे को जवाब दे के डिसाइड कर लें। जब अमेरिका बीच में कूद पड़ेगा इजराइल की हेल्प करने के लिए, तो ऑफ कोर्स उसको ऑक्सीजन मिलती है, और अगर यहाँ से अपना सारा बिल्डअप मिलिट्री उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये बात भी उनके दिमाग में है कि अगर इजराइल शरारत करने से नहीं बाज आता तो रीजनल कंट्रीज उससे निमट लें। उससे निमट क्यों नहीं सकते? क्योंकि पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है
ये अमेरिका को स्ट्रेटेजिकली जो है वो सटल तरीके से इसराइल को आइसोलेट करना पड़ा। बिल्कुल ठीक है, आइसोलेट करने का ये भी तरीका बेहतर है क्योंकि अमेरिका के अंदर इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और ये भी तरीका सही है कि फिर इसराइल को सपोर्ट ना किया जाए उस तरह से, जो कि इस रीजन के अंदर कठपुतली है अमेरिका। और अगर अमेरिका किसी भी जंग में शामिल नहीं होता जिसमें इसराइल कूद रहा है, जिस तरह से लबनान पर हमले किए जा रहे हैं, तो फिर अगर ईरान और दूसरे ममालिक मिलकर इसराइल को जवाब देंगे तो फिर इसराइल को खुद ही समझ आ जाएगी कि जनाब अब जो हमारा वाहिद इत्तेहादी है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम इस जंग को ज़्यादा अरसे तक ज़्यादा लंबा जो है वो नहीं चला सकते। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि रात को भी लबनान में जो है हमले हुए हैं और नेतन्याहू की ढिठाई है कि वो ये कह रहा है कि जनाब हम जो है अपनी फौजें जो है लबनान से नहीं निकालेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर वाकई ऐसा लगता है कि ये मुआहिदा हो तो जाएगा, और जिस तरह से अपनी अपनी इनके इमेज जो हैं वो स्टेक पर लगे हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप को यही था आगे इलेक्शन आ रहे हैं, जीतने हैं, तो अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एग्जिट की तरफ गए हैं। बट शायद पॉसिबिलिटी यही मौजूद है कि इसराइल को अमेरिका नहीं छोड़ सकता और अमेरिका जो है इसराइल को नहीं छोड़ सकता। ये वाहिद है, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं और कहीं ना कहीं ये फिर दोबारा से एक गठजोड़ सामने आएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि ऐसा दोबारा ना हो और ये अमन मुआहिदा मुमकिन हो पाए और खित्ते में अमन हो। और फाइनली अगर ये होने जा रहा है तो स्पॉयलर्स को भी चाहिए कि बाज आ जाएं, खुदारा बस कर जाएं, बहुत हो गया, मईशतें आपकी दाव पर लगी हैं, अवाम की जानो माल दाव पर लगा है। अगर ये होने ही जा रहा है, मुमकिन होने ही जा रहा है, तो तमाम ममालिक को किरदार इसमें अदा करना चाहिए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। तो नाज़रीन, अब प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है कि जान लिया जाए जनाब के जिस तरह से हमने आगाज़ में भी प्रोग्राम की इब्तदाइये में बात की थी कि जनाब मौसम जो है वो बड़ा दिलफरेब हो चुका है, आंधियाँ चल रही हैं जनाब जून के इस गर्म महीने के अंदर भी, और जनाब तूफ़ान भी आ रहे हैं, फिर बारिशें भी, बल्कि तूफ़ान बादो बारा हम कहें तो वो ज़्यादा मुनासिब है। तो जनाब ये मौसम जो है वो करवट बदलता जा रहा है और अभी तो ये बताया जा रहा है कि 1-2 दिन तक मौसम जो है वो इसी तरह रहने वाला है। तो जनाब आप अपनी तैयारी पूरी रखें। आज भी बारिश के हवाले से बताया गया है कि आज भी जनाब पेशगोई जो है, प्रेडिक्शन जो है वो मौजूद है। बाकी मुख्तलिफ शहरों में जो बारिश हुई है बड़ी ज़बरदस्त बारिश थी, बड़ा ही सुहाना मौसम था और जून जुलाई में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। हमें तो यही था जितनी गर्मी थी तो हमने तब तक कोयला बन जाना, लेकिन अल्लाह जी मेहरबान, तो क्या ही कह सकते हैं। बिल्कुल माम, और बिल्कुल हमने देखा कि जिस तरह से ठंडी हवाएं चली, फिर उन्होंने संदेशा दिया कि जनाब पीछे पीछे बादल भी जो है वो भी बारिश बरसाने के लिए आ रहे हैं और तैयारी जो है वो मुकम्मल है। और मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत आपसे ही जान लेते हैं। बिल्कुल चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहने वाला है, ताकि उसके अकॉर्डिंग लोग प्लान कर लें। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान के मौसम पर, जहाँ मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित में अगर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 24 और कम से कम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर स्कर्दों का रुख करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 20 और मिनिमम 12 डिग्री तक रहने की तवक्को है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से बताएं तो मतला जहाँ भी जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 29 और कम से कम 18 डिग्री तक जाने की तवक्को है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 25 और कम से कम 13 डिग्री तक रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। अब बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम की, जहां पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। पेशावर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 36 और मिनिमम 26 डिग्री तक रहने की तवक्को है। जबकि सवात में पारा ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा 18 और कम से कम 11 डिग्री तक जाने की तवक्को है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, वज़ीरिस्तान और सवात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ यहाँ भी चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। अब नाज़रीन जिक्र हो जाए 5 दरियाओं की धरती यानी कि पंजाब का, जहाँ जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं पारा ज़्यादा से ज़्यादा है 36 और
कम से कम 27, जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 25 डिग्री के दरमियान रह सकता है और मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 30 और कम से कम 29 डिग्री तक रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बाद दोपहर मरी गिलियात, जहलुम, राजनपुर, रहीम यार खान, डीजी खान और बहावलपुर में आंधी और गरज चमक के साथ यहाँ पर भी कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है। मादनी ज़खायर से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा का रुख करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 33 और कम से कम 18 डिग्री रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा बारखान, डेरा बुगटी, नसीराबाद और खुशदार में तेज़ हवाएं चलेंगी और यहाँ भी जी गरज चमक के साथ कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह आपके साथ शेयर करेंगे सुबह सिंध का मौसम, जहाँ पर हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची का पारा देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा है 35 और कम से कम 29 डिग्री तक जाने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 39 और कम से कम 29 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलाई अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा शिकारपुर, लाड़काना और दादू में तेज़ हवाओं और यहाँ भी जी कुछ मकामात पर बारिश की पेशगोई की गई। जनाब, सेहत से मुताल्लिक बात हो जाए तो आज हम एक नहायत अहम इशू पर बात करने वाले हैं। हमने ज़ियाबितस को हमेशा टाइप 1 और टाइप 2 की शक्ल में ही जाना है और कुछ ने तो टाइप 3 का भी सुन रखा होगा, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि ज़ियाबितस की एक और किस्म भी है जिसका ताल्लुक ना तो मीठे से है ना मोटापे से है, बल्कि शुगर की इस किस्म का ताल्लुक ग़िज़ाई किल्लत से है। बिल्कुल ऐसा ही है और हाल ही में माहिरीन ने टाइप 5 ज़ियाबितस दरियाफ्त की है जो ज़्यादातर उन ममालिक में सामने आई है जहाँ लोग गुर्बत, भूख और ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। और इन ममालिक में पाकिस्तान, भारत और अफ्रीका के बाज़ खित्ते शामिल हैं। और ये बीमारी ज़्यादातर उन दुबले पतले नौजवानों में सामने आई है जिनका BMI कम होता है और उनका जिस्म इंसुलिन बनाता तो है लेकिन इतना कम कि ख़तरनाक हद तक शुगर लेवल मुतासिर होता है। और अगर उन्हें गलती से टाइप 1 का मरीज़ समझकर इंसुलिन दे दी जाए तो ये उनकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर सकता है। आलमी इदारे सेहत और इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की जानिब से अगर हम देखें तो इस बीमारी के ख़िलाफ़ आगाही को बढ़ाने के लिए काम तो किया जा रहा है और उनका ये कहना भी है कि दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़ायद लोग इस मखसूस टाइप से मुतासर हो सकते हैं और बीमारी की दुरुस्त तशख़ीस ही उनकी ज़िंदगी को बचा सकती है। इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब। डॉक्टर जुनैद, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा, ज़ियाबितस की जो आम इकसाम है उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, मगर ये जो नई दरियाफ्त शुदा टाइप 5 ज़ियाबितस है ये आखिर क्या है और इस बीमारी की बुनियादी अलामात क्या होती हैं और आम ज़ियाबितस से अगर देखा जाए तो किस कदर मुख्तलिफ? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, इसमें आपने हमेशा की तरह आपका टॉपिक जो होता है बहुत ही यूनिक होता है, तो हमारी पब्लिक के लिए ये एक बड़ा यूनिक और न्यू टॉपिक है। इसमें सबसे पहली बात ये है कि हम टाइप 5 डायबिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। ये बहुत से लोगों के लिए एक नई बात होगी। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज तो लोगों ने सुनी हुई है, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। टाइप 5 डायबिटीज जो है ये बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। जिस तरह टाइप 1 डायबिटीज है वो ऑटोइम्यून होती है, कुछ बच्चों में जो जेनेटिक मसाइल है उनकी वजह से हमारे सामने आती है। टाइप 2 डायबिटीज को जब हम देखते हैं वो मोटापे की वजह से होती है, ओल्ड एज में होती है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। लेकिन टाइप 5 डायबिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से पेश आई है। इसमें होता ये है कि जो बच्चे या जो हमारे जो पब्लिक है जो मेल न्यूट्रिशन में जाती है, कहत कह लें आप उर्दू में अगर हम इसको कहते हैं, या जिनकी खुराक बैलेंस नहीं होती वो इस डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं, या जिनका जिस्म बिल्कुल थिन लीन है, वो अपने आप को वो समझते हैं कि शायद हम अपने बॉडी को फिट रखा हुआ है, लेकिन वो जो थिन लीन होते हैं वो डाइट से इन चीजों की तरफ जाते हैं तो टाइप 5 डायबिटीज से मुतासर हो जाते हैं। और इसकी मेन जो वजह बनती है वो यही है कि जब आप ओवरऑल आप डाइट करते हैं या कोई भी आपकी खुराक के अंदर जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऐड नहीं होते, आपकी बॉडी के पूरे जो ऑर्गन्स हैं वो मुतासर होते हैं। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो है वो डायबिटीज में जो मुतासर होता है वो लबलबा, जिसको हम पेंक्रियाज भी बोलते हैं, उसके मुतासर होने की वजह से टाइप 5 डायबिटीज
के पेशेंट जो है हमारे सामने आए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से माहिरीन का कहना है कि ये बीमारी ग़िज़ाई किल्लत से होती है, क्या आप वजाहत कर सकते हैं कि किस किस्म की ग़िज़ायत की कमी इसका सबब बनती है? हमारी डाइट हैबिट क्या ख़राब हैं, या अगर हम खा रहे हैं तो गलत तरीके से खा रहे हैं, हेल्दी चीज़ों को भी अनहेल्दी बना के खा रहे हैं, क्या ये भी एक वजह हो सकती है? अच्छा, इसमें ये मैं सारी उन यंग यूथ को मैं वार्न करना चाहूँगा, जो लोग ख़ास तौर पे यंग फीमेल हैं जो कि अपनी डाइट के थ्रू अपने वेट को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके बीमारियों की तरफ चली जाती हैं। तो इसमें अब कोई खास डाइट नहीं है, आपने ओवरऑल एक हेल्दी डाइट रोज लेनी है। 2500 से 3000 कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपने एक बैलेंस डाइट लेनी है। उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तीनों की एक खास मिकदार होनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम एक खास चीज को छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कार्बोहाइड्रेट को छोड़ देंगे, फैट को छोड़ देंगे, हम प्रोटीन ले लेंगे। तो ये जब एक किसी भी चीज की एक्सेस होगी तो आपकी बॉडी उसको इनबैलेंस्ड होके उसको फील करेगी। सही। न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो जिस्म का हर हिस्सा ही मुतासर होगा। जिसमें डायबिटीज से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका पेंक्रियाज है। जब पेंक्रियाज ये महसूस करेगा कि उसको बाइट से उतने न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं मिल रही तो वो बीमार हो जाएगा। जब वो बीमार होगा तो उसका बेसिक काम है इंसुलिन बनाना, वो इंसुलिन नहीं बना पाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो टाइप 5 डायबिटीज की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं डाइट के चक्कर में और बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर रही, तब भी मसला है। कार्ब्स नहीं ले रहे तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जुनैद साहब, हमें ये भी बताइए कि क्या टाइप 5 ज़ियादत सिर्फ नौजवानों को मुतासर करती है या बड़ी उम्र के अफराद भी इसका शिकार बन रहे हैं? अच्छा, इसमें किसी भी उम्र के हिस्से में ये मुतासर कर सकती है। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है अपने नाज़रीन के लिए वो ये है, टाइप 1 डायबिटीज जो होती है वो तो समझा जाता है कि वो यंग एज में होती है। जिस तरह यंग बच्चे होते हैं उनमें कोई जेनेटिक इशू है, वो 12 ईयर 15 ईयर्स की एज में सामने एकदम से डायबिटीज आती है। जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो ओल्ड एज की वजह से होती है। आपको मोटापा हो गया, वेट गेन हो गया, आपकी बॉडी के अंदर जो फैट एक्यूमुलेट होती है जिसकी वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है। लेकिन टाइप 5 डायबिटीज जो है इसमें इंसुलिन की कमी होती है, ना कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है और ना ही ऑटो इम्यून कोई जेनेटिक इशू है। और इसको जब हम ट्रीट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर किसी हमारे डॉक्टर ने किसी ने भी इसको मिस डायग्नोज कर लिया कि टाइप 1 है या टाइप 2 है और अगर इसमें इंसुलिन दे दी या एंटी डायबिटिक मेडिसिन दे दी तो वो ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सही। अच्छा, यानी कि इसकी तशखीस अगर हो जाती है तो तरीका कार भी मुख्तलिफ होते हैं और ट्रीट करने का तरीका भी मुख्तलिफ होता है। तो पाकिस्तान में क्या इसकी सहूलत दस्तयाब है? जी बिल्कुल, देखें ये हमारे सारे डॉक्टर्स जो हैं वो इसको बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं। इसमें समझने की बात ये कि जब आपने डायग्नोज इसको कर लिया कि ये टाइप 5 डायबिटीज है, हम लबलबे के फंक्शन को चेक करते हैं। जब वो फंक्शन हमें पता चलता है कि इंसुलिन प्रॉपर बना रहा है लेकिन कम मिकदार में बना रहा है, तो फिर हम बेसिक इसकी कॉज है, जिस तरह हम कह रहे हैं कि डाइट का इशू है तो उसकी डाइट को सबसे पहले सेट करते हैं। अगर कोई न्यूट्रिशन है तो उसको एक्सेसिवली उस पेशेंट को न्यूट्रिएंट्स जो है वो दिए जाते हैं। और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं जरूरत हो तो माइल्ड मिकदार में देखते हुए इंसुलिन की भी जरूरत पड़े तो दी जा सकती है, एंटी डायबिटिक मेडिसिन की जरूरत पड़े तो वो भी दी जा सकती है। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली उसको डायरेक्टली टाइप 1 या टाइप 2 समझ के इंसुलिन शुरू कर देंगे, उस पेशेंट की शुगर बहुत कम हो जाएगी, जो उसके लिए उसकी जान के लिए खतरे का बाइस भी बन सकती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं, आपने तरीकाकार भी मुख्तलिफ बता दिया। अगर इसकी तशखीस हो जाती है तो इलाज का तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो टाइप है दूसरी टाइप से किस हद तक इसलिए भी मुख्तलिफ है क्योंकि दूसरी एक दो जो टाइप्स हैं जो तो क्योरेबल नहीं है, क्या ये क्योरेबल है? बिल्कुल ये क्योरेबल है। इसमें अच्छी बात ये है कि जब आप हेल्दी डाइट लेंगे तो आपका लबलबा ये इसी तरह है कि जिस तरह आपको हेपेटाइटिस, जिसको पीला यरकान लोग बोलते हैं, हेपेटाइटिस ए हुआ, वो चंद हफ्तों के लिए हुआ, आपने अपनी डाइट, चीजें, पानी बेहतर किया, वो एक साइकिल के बाद वो ठीक हो गया। इसमें भी ऐसे ही है कि जब आप अपनी न्यूट्रिशन को सेट करेंगे, अपनी डाइट को बेहतर करेंगे तो आपका लबलबा जो कि बीमार हो चुका है आपकी डाइट हैबिट्स की वजह से, वो नॉर्मल अपनी हेल्दी रूटीन में वापस आएगा और इंसुलिन को बनाना शुरू कर देगा और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुनैद सरफराज साहब आपके वक्त का। और यकीनन ये जो बीमारी बिल्कुल नई सामने आई है और वो लोग जो बहुत ज़्यादा डाइट कर रहे होते हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों को जैसे कार्ब्स को उन्होंने कट ऑफ कर रखा है अपनी डाइट में से, तो उनके लिए भी जनाब ये ख़तरे की घंटी अलार्मिंग हो सकता है कि जनाब आप भी खुदा न खास्ता
diabetes type 5 का शिकार लॉन्ग हो स्टोरी सकता कट शॉर्ट, अल्टीमेटली हर चीज़ का हल यही है हेल्दी डाइट। जो मसला सुन लें उसका नतीजा यही निकलता है कि अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है, आप अच्छे से नहीं खा रहे हैं, हेल्दी नहीं खा रहे हैं, तो आपके जो जिस्म के अज़ा हैं वो मुतासिर होंगे ही होंगे, बीमारियों की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी डाइट का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम हर रोज़ हर दिन डिस्कस कर रहे थे। खुदा का वास्ता अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, वॉक करें, अच्छा खाएं और लिफ्ट का इस्तेमाल कम करें। आप स्टेयर्स का इस्तेमाल करके जा सकते हैं ताकि आप माहिरीन वैसे एक्टिव ब्रिस्क रहें। वॉक का भी मशवरा जी, देते हैं जी। कि अगर आप वो करें तो फिर आपके अंदर जो बीमारियां हैं उनके चांसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। तो जनाब हेल्दी लाइफस्टाइल जो है उसे अपनाइए। हमें इजाजत दीजिए, अगले मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज।